डेट है आज 12 जून 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे हम इस क्लास में। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे जो कुछ करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन पे बेस्ड होंगे। फर्स्ट टॉपिक है अपना हेरिटेज ट्रीज। हेरिटेज का मतलब होता है विरासत या धरोहर। अभी महाराष्ट्र कैबिनेट ने एक ऐसा प्लान पास किया है, एक ऐसा एक्शन प्लान बनाया है महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने, कि जो 50 साल से पुराने पेड़ हैं यानी कि ट्री हैं जो 50 साल से पुराने, ओल्डर देन 50 ईयर्स, उनको अर्बन एरियाज़ में, मतलब शहरी क्षेत्र में, अर्बन एरियाज़ में जो 50 साल से पुराने ट्रीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, प्रिजर्व किया जाएगा, मतलब उनका संरक्षण किया जाएगा। क्या कंसेप्ट है पूरा समझते हैं। कंसेप्ट क्या है, कुछ क्राइटेरिया रखे हैं ऐसे ट्रीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। ऐसे ट्री को हेरिटेज ट्री डिक्लेयर कर दिया जाएगा, मतलब विरासत पेड़ या धरोहर वाला पेड़। जो साइज के बेस पे डिक्लेयर किया जाएगा, कुछ क्राइटेरिया होंगे, जैसे उसका साइज देखा जाएगा पेड़ का कितना बड़ा है, उसका शेप आकार कैसा है, रेयरिटी देखी जाएगी, दुर्लभ पेड़ है या नहीं है, एस्थेटिकल या हिस्टोरिकल वैल्यूज़ देखी जाएंगी। कोई मान लो इतिहास में कुछ वैल्यू है उसकी, बहुत पुराना है, या फिर कोई ऐसे हिस्टोरिक पर्सन से एसोसिएशन है उसका, मतलब कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पर्सन है जिसने वो पेड़ लगाया हो, या कोई ऐसे प्लेस पे है, या फिर उस पर कोई इवन मिथ है, कोई काल्पनिक घटना है या किसी काल्पनिक घटना से संबंधित रखता है। ऐसे पेड़ को आइडेंटिफाई किया जाएगा हेरिटेज ट्री, जो 50 साल से पुराना होगा, जिसकी एज 50 ईयर से अबव होगी। ये जो स्पीसीज हैं, सर्टेन स्पीसीज यानी कि प्लांट या ट्रीज़ के, उनको जो डिफाइन किया जाएगा वो ज़रूरी नहीं है कि महाराष्ट्र के नेटिव ट्रीज़ हों, मतलब ऐसे प्लांट या ट्रीज जो सिर्फ महाराष्ट्र में मिलते हों, वहीं से स्टार्ट हुए हों, कोई ज़रूर नहीं है। नीड नॉट टू बी नेटिव, मतलब ये याद रखना वहाँ के मूल निवासी हो ना हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे कुछ पेड़ या ट्रीज़ ऐसे होते हैं ना, पर्टिकुलर जगह पे होते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है वहीं के हों, कहीं और से ला के लगाए हों भले ही, तो लेकिन वो 50 साल से पुराने होने चाहिए। कंपोनेंट क्या है प्लान के, प्लान के कंपोनेंट ये हैं। ये जो हेरिटेज ट्रीज़ का कंसेप्ट है ये कंजर्व करने के लिए है एज के आधार पे, ट्री की एज क्या होगी, और इसके बाद मान लो किसी ट्री को मान लो हेरिटेज ट्री डिक्लेयर कर दिया, तो फिर कुछ रूल्स वगैरह उसे फॉलो करने होंगे जी उस ट्रीज़ के लिए। जैसे कंपनसेटरी प्लांटेशन। कंपनसेटरी प्लांटेशन का मतलब ये है कि अगर कोई ट्री, जैसे कोई नंबर ऑफ ट्रीज़ किसी ने काटने हैं, मान लो एक ट्री है, उसे वो ट्री काटना है, पेड़ काटना है, ये पेड़ काटोगे तो इसकी एज देखेंगे। अगर ये हेरिटेज ट्री डिक्लेयर किया हुआ है और इसकी उम्र क्या है, 50 साल से ज़्यादा है, मान लो 50 साल या उससे ज़्यादा है, मान लो 51 साल है, 51 ईयर है, और इस 51 ईयर की जितनी एज है इतने ही नंबर ऑफ ट्रीज़ लगाने पड़ेंगे दोबारा से। किसको, जो पेड़ काट रहा है, जो भी पेड़ कट करेगा उसकी एज के हिसाब से, एज के बराबर इतने ही ट्री दोबारा प्लांट करने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे। और नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, ये पेड़ जो हैं आइडेंटिफाई किए जाएंगे, जैसे तो उनको, जैसे हेरिटेज ट्री किसी ने भी काटा, पेड़ काटा, तो उसे दूसरे ट्री लगाएगा। मान लो 51 साल का पेड़ था और 51 ट्री लगाएगा, 51 ट्रीज, और वो 51 ट्रीज जो लगाएगा 6 से 8 फीट के ट्री होने चाहिए। जो लगाएगा, जो पौधे नए लगाएगा ट्रीज़ के, वो 6 से 8 फीट के लंबाई होनी चाहिए उन पेड़ों की, जो भी नए पेड़ लगाए जाएंगे। और उनकी जियो टैगिंग की जाएगी। जियो टैगिंग का क्या मतलब है, जियो टैगिंग का मतलब है कि 7 ईयर्स तक वो इंसान उसकी केयरिंग करेगा। जी हाँ, केयरिंग का मतलब कि उसकी देखभाल करेगा पेड़ की, कि पानी लगाना उसे, या उसमें कोई कीटनाशक डालना है, पेस्टिसाइड वगैरह, तो ये सब कुछ देखभाल करेगा। नेक्स्ट ये है कि उसे मॉनेटरी कंपनसेशन का ऑप्शन भी है, वो भी देना पड़ेगा। जैसे मान लो पेड़ काटा है, उसकी कुछ वैल्यू है रुपीज़ में, वो भी देनी पड़ेगी, और पेड़ भी लगाने पड़ेंगे उसकी एज के हिसाब से। इसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक स्टेट लेवल ट्री अथॉरिटी बनाएगी, जिसमें कुछ ऑफिसर होंगे और ऐसे हेरिटेज ट्रीज़ जो होंगे उनको प्रोटेक्ट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, उनका संरक्षण करेंगे। ट्री की सेंसस भी की जाएगी, पेड़ों की गिनती भी की जाएगी हर 5 साल में, एवरी 5 ईयर्स में ये सेंसस कंडक्ट की जाएगी। सेंसस का मतलब है काउंटिंग करना, गिनना, तो इन पेड़ों को गिना जाएगा। ट्री सेंसस हर 5 साल में की जाएगी। और लैंड यूज कवर महाराष्ट्र ने रखा है कि हम अपने महाराष्ट्र स्टेट में कम से कम 33% जो गवर्नमेंट लैंड है उस पर ट्री प्लांटेशन करेंगे, मतलब पेड़ लगाएंगे 33% एरिया पे जो गवर्नमेंट लैंड है। तो यही था इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट पे।
नेक्स्ट है अपना ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स। ये इंडेक्स अभी रिलीज किया है किसने, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है EIU, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इसने जारी की है। इस इंडेक्स में ये देखा जाता है कि कौन सी सिटीज़, कौन सा शहर लाइवेबल है, मतलब जीने योग्य है, उसमें कुछ क्राइटेरिया हैं, उस क्राइटेरिया के बेस्ड पे देखा जाता है। और इसने अभी 140 सिटीज़ के लिए ये इंडेक्स जारी की है। 140 शहरों को इसने देखा है, परखा है, उसके बेस पे ये 140 शहरों की रैंकिंग दी है। उसमें सबसे टॉप में न्यूजीलैंड एक कंट्री है ऑस्ट्रेलिया के पास। ये आप देख सकते हो जी, न्यूजीलैंड यहाँ पे वर्ल्ड मैप में, ये देखो जी, ये वर्ल्ड मैप, ये ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की एक सिटी है ऑकलैंड, ऑकलैंड ने इसमें टॉप किया है इस इंडेक्स में, मतलब सबसे अच्छी रहने के लिए सिटी, शहर पूरे वर्ल्ड में ऑकलैंड को बताया इस ऑर्गेनाइजेशन ने, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। यूपीएससी आपसे सिर्फ इतना पूछ लेती है कि ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स कौन जारी करता है, बहुत बार ऐसी इंडेक्स पूछी है, तो इतना याद रखना है। इस इंडेक्स में कुछ क्राइटेरिया हैं, जैसे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फैक्टर हैं जिनके बेस्ड पे ये निकाली जाती है। 5 ब्रॉड कैटेगरीज में ये क्राइटेरिया बांटे गए हैं। इसमें देखती है किसी शहर में स्टेबिलिटी कैसी है, उस पर 25% की वेटेज देती है ये जो ये ऑर्गेनाइजेशन है EIU। और हेल्थ केयर सिस्टम देखती है, उसका वेटेज है 20%, मतलब वहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह कैसे हैं, वहाँ पे जो प्रोवाइड की जाती है मेडिसिन फैसिलिटी वगैरह कैसी हैं, ये देखते हैं उस शहर में। कल्चर और उसका इन्वायरमेंट देखते हैं शहर का। एजुकेशन सिस्टम कैसा है उस शहर में, उसका 10% वेटेज है। और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसके रोड वगैरह, रेलवे वगैरह कैसे बने हुए हैं, ये सब कुछ देखते ये इंडेक्स में सिटीज़ को, शहर को रैंकिंग दी जाती है। इसमें टॉप 3 अगर सिटी देखें तो सबसे पहले ऑकलैंड न्यूजीलैंड में, ओसाका जापान में, और एडिलेड ये ऑस्ट्रेलिया में, ये 3 सिटी टॉप पे आई हैं। और बॉटम की 3 सिटियाँ, मतलब सबसे ख़राब इस इंडेक्स में किसी की रैंकिंग है वो सीरिया की डेमस्कस, ये कैपिटल है जी सीरिया की, ये सबसे ख़राब रैंकिंग है, सबसे बॉटम में इसकी रैंकिंग आई है, यानी कि 140 नंबर पर आया है। 140 सिटी की ये रैंकिंग निकाली है। सेकंड लास्ट नाइजीरिया का लागोस, और पोर्ट मोर्सबी, ये पपुआ न्यू गिनी एक कंट्री है, उसकी एक पोर्ट मोर्सी भी एक शहर है, ये थर्ड लास्ट पे आया है। तो ये याद रखना, मेनली याद रखना कि ये जो ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स है कौन निकालता है, EIU, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये रिलीज करती है इसे। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट बाय वर्ल्ड बैंक। देखो जी, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कई बार पूछ चुका है यूपीएससी, कौन सी रिपोर्ट पूछी है अभी डिस्कस करेंगे हम। तो जो ये रिपोर्ट है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, ये भी वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है, रिसेंटली अभी रिलीज की जून 2021 में ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। इसमें इंडिया की जीडीपी के बारे में कुछ फोरकास्ट किया, फोरकास्ट का मतलब है भविष्यवाणी करना। इसने बोला है इस रिपोर्ट में कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 8.3% रहेगी 2021-22 के लिए, मतलब इस साल के लिए हमारी जीडीपी ग्रोथ करने वाली है 8.3% की रेट से, दर से। और अगले साल 2022-23 के लिए कहा है 7.5% रहेगी इंडिया की जीडीपी ग्रोथ, और उससे अगले साल 2023-24 के लिए 6.5% जीडीपी ग्रोथ रहेगी। कुछ मेजर रिपोर्ट हैं जो वर्ल्ड बैंक जारी करता है, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करता है। देखो, एक तो रिपोर्ट ये करता है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, ये भी वर्ल्ड बैंक करता है। कुछ और रिपोर्ट हैं जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये देखो आप यूपीएससी का 2018 का प्रीलिम का एग्ज़ाम उठा के देखो, जीएस पेपर 1 2018 का, सिर्फ इतना पूछ लिया था प्रीलिम एग्ज़ाम में कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन रिलीज करता है, आपके ऑप्शन में था वर्ल्ड बैंक, आपका करेक्ट आंसर हो जाता। फिर नेक्स्ट ईयर बैक टू बैक दोबारा इसी इंडेक्स के बारे में पूछा, फिर पूछा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि 2019 के प्रीलिम एग्जाम में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किस बेस्ड पे ये निकाला जाता है, रिलीज किया जाता है, क्राइटेरिया क्या है जिसे वर्ल्ड बैंक देखता है जब इस इंडेक्स को रिलीज करता है। तो 2 बार पूछ लिया गया। तो ये वर्ल्ड बैंक की जो इंडेक्स होती हैं, रिपोर्ट होती हैं, वो इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है इसकी, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, ये 5 रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है इसकी जो वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। तो ये आपको याद कर लेनी है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है फसई। फसई अभी न्यूज में है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। क्यों न्यूज में? इसने कहा है कि भाई साहब, जो आपको जैसे कोई भी कंपनी वगैरह फूड से रिलेटेड खोलनी होती है किसी को,
तो फसई से लाइसेंस लेना पड़ता है। अब वो जब भी अपना बिजनेस चलाएगा उसके लाइसेंस जो मिला है, लाइसेंस का कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। तो ये लाइसेंस का जो जी ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये कैश रिसिप्ट और परचेज इनवॉइस पे लिखना जरूरी कर दिया है 1 अक्टूबर से। ये फसई ने बोला है। कहने का मतलब ये है, मान लो आप बिस्किट खरीद रहे हो जी, कुछ बिस्किट की फैक्ट्री है, वहाँ से मान लो कोई बिस्किट लेने जा रहा है और उसकी कैश रिसिप्ट दे रहा है, कुछ पर्ची बना कर देता है ना इतने के खरीदे, वो पर्ची पे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर जो फसई से मिला है इस ऑर्गेनाइजेशन से, वो लिखोगे उस पर्ची पे। और जो परचेज इनवॉइस है, इनवॉइस का मतलब होता है जैसे जब भी मान लो आप किसी दुकान से सामान खरीदते हो तो वो आपको बिल बना कर देता है, बिल बनाने के साथ वो नीचे कार्बन कॉपी लगा लेता है और एक कॉपी उसके पास रहती है बिल की। एक कॉपी आपको दे दी, एक कॉपी उसके पास रहती है। जो कॉपी उसके पास रहेगी उसे बोलते हैं इनवॉइस। इनवॉइस या फिर कोई सेल के लिए रिक्वेस्ट डालिए, जैसे मान लो आप ए पर्सन है, कोई इसने, ये दुकानदार है बी, इससे रिक्वेस्ट डालिए कि इतने का सामान चाहिए। जो वो रिक्वेस्ट डाली है ना, वो लिस्ट और वो लिस्ट में जितना भी परचेजिंग पावर है, उसकी जितनी मनी, टोटल मनी वैल्यू है, वो इनवॉइस है दुकानदार के लिए। तो ये इनवॉइस में भी रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना पड़ेगा और जो कैश रिसिप्ट जो कस्टमर को देंगे, खरीदने वाले को, वो भी 1 अक्टूबर से ये लागू हो जाएगा। अब ये फसई क्या है? फसई फुल फॉर्म हमने जान लिया है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एक एक्ट के जरिए बनाई गई थी। स्टैट्यूटरी बॉडी को हिंदी में बोलते हैं सांविधिक संस्था। जब भी कोई संस्था पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनाई जाती है, कानून के थ्रू, तो उसे सांविधिक संस्था या स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है तो कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक बॉडी हिंदी में बोलते हैं, और ये सांविधिक स्टैट्यूटरी बॉडी। तो 2006 में एक्ट बनाया, फसई एक्ट, उसके थ्रू ये बॉडी बनाई। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर काम करती है। देखो ये यूपीएससी पूछ लेता है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर कौन सी बॉडी काम करती है, तो ये आपको याद होना चाहिए। और इसका काम क्या है? जब भी मान लो आपको फूड रिलेटेड कोई बिजनेस खोलना है, आपको मान लो बिस्किट की फैक्ट्री खोलनी है, फूड रिलेटेड में आता आइटम है ये, तो आपको फैक्ट्री खोलने से पहले फसई से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, रजिस्टर करवाना पड़ेगा, आपको लाइसेंस लाइसेंस लेना पड़ेगा। तब इसकी परमिशन के बाद आप कोई बिजनेस खोल सकते हो। तो ये काम है फसई का। चलते हैं नेक्स्ट पे। और ये फूड वगैरह के बारे में भी स्टैंडर्ड वगैरह भी सेट करती है, रूल्स रेगुलेशन वगैरह बनाती है। नेक्स्ट है अपना कैबिनेट अप्रूव्स 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम फॉर रेलवेज। रेलवेज आपको पता ही है जी, रेलवेज के लिए यूनियन कैबिनेट ने अभी 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम अलोकेट करने के लिए अप्रूवल दे दी है, मतलब सहमति दे दी है कि जो स्पेक्ट्रम यूज होगा रेलवे में वो 5 मेगाहर्ट्ज का होगा। स्पेक्ट्रम का मतलब है जी फ्रीक्वेंसी। जैसे आप मोबाइल यूज करते हो, मोबाइल में सिग्नल आते हैं, वो सिग्नल आते हैं जो वो उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी तो होगी जो सिग्नल आते हैं, यानी कि एक वेव आती है, तरंग, जो आपको आंखों से नहीं दिखाई देती, वो उस वेव की, जो वेव आ रही है उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी तो होगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि कोई वेव आ रही है, वेव वो पर यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ साइकिल हैं, यानी कि ये एक वेव यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे आके ख़त्म हो गई, एक वेव हो गई यहाँ से यहाँ तक। फिर मान लो जी दूसरी वेव आई, ये दूसरी वेव चली, ये मतलब यही वेव, ये यहाँ से ये तरंग चली, तो ये एक वेव हो गई, ये दूसरी वेव हो गई। फिर तीसरी चली जी यहाँ से, ये यहाँ पे तीसरी ख़त्म हो गई। यानी कि इतने नंबर ऑफ टाइम में, मान लो ये 1 सेकंड है, 1 सेकंड का टाइम है, 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ ये टर्न, मतलब नंबर ऑफ टर्न बोल रहे हैं, नंबर ऑफ साइकिल बोल रहे हैं, नंबर ऑफ वेव, कितनी वेव 1 सेकंड में जा रही हैं, तो ये हो जाएगी टोटल फ्रिक्वेंसी। यानी कि अगर 1 सेकंड में जैसे मान लो 3 वेव हैं और यहाँ पे मान लो 1 सेकंड में ही ये नंबर ऑफ बहुत सारी वेव्स हो गई, तो फ्रिक्वेंसी किसकी ज़्यादा है, कौन सी वेव्स की? इसकी ज़्यादा रहेगी, ये वाले सिग्नल की, जो ये सिग्नल आ रहा है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वेव्स ज़्यादा है 1 सेकंड में और इसमें कम है। तो यही है इसमें कि 5 मेगाहर्ट्ज़ का जो स्पेक्ट्रम ये अलोकेट किया है, अप्रूव किया है रेलवेज के लिए। यानी कि जो बैंड होगा, प्रीमियम बैंड 700 मेगाहर्ट्ज़ बैंड होगा एक, मतलब टोटल बैंड का मतलब टोटल आप पैकेट मान लो डेटा का, फ्रिक्वेंसी का, उसमें 5 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम अलोकेट किया रेलवेज के लिए। ये किस लिए किया है? ताकि रेलवेज में पब्लिक सेफ्टी और सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड की जा सके। अभी आपको पता है आए दिन आप महीने में, 2 महीने में, साल में ऐसी न्यूज़ सुनी लेते हो कि रेलवे का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट कैसे होता है रेलवे का? या तो पटरी से उतर जाती है या फिर 2 ट्रेन टकरा जाती हैं।
कैसे टकराती हैं? जो सिग्नल होते हैं ना रेलवे लाइन पे सिग्नल, उनमें कमी आ जाती है, उन्हें सिग्नल नहीं मिल पाता। और ये सिग्नल आपको पता है ये कैसे मिलता है? फ्रीक्वेंसी के जरिए। फ्रीक्वेंसी के जरिए अगर ये फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ज़्यादा होगा तो सिग्नल मिलने में आसानी होगी और ये कंजेशन नहीं होगा और ये जो एक्सीडेंट वगैरह होता है ये रोका जा सकेगा। ये जो स्पेक्ट्रम काम करेगा रेलवेज का, ये लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन टेक्नोलॉजी पे काम करेगा, जो अभी मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन इस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होगी। जैसे आपके मोबाइल में भी यूज होती है ना, आपने देखा होगा आपके मोबाइल पे जो सिग्नल आते हैं, मान लो ये मोबाइल है, आपका मोबाइल है, आपके मोबाइल पे क्या है, यहाँ पे सिग्नल आता है और उस पर लिखा रहता है वोल्टे। वोल्टे वोल्टे क्या है? ये वोल्टे, जो वोल्टे लिखा रहता है आपके मोबाइल के ऊपर, ये लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन है, इसका नेक्स्ट वर्जन है वोल्टे। मतलब इससे भी हाई क्वालिटी का है, LTE से हाई क्वालिटी का है। और रेलवे में अभी यूज कर रहे हैं, करने की बात करिए लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। तो इसी तरह का है जी, अगर आपके फ़ोन में वोल्टे लिखा आता है यानी कि 4G सर्विस यूज कर रहे हो आप, 4G के दो वर्जन है, एक तो LTE और एक वोल्टे लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, और एक है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। इसका फ़ायदा ये होता है, इसमें सिग्नल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। अगर वोल्टे यूज करते हो, वोल्टे का सिग्नल आता है आपके मोबाइल में, यानी कि आप क्या है, बात करते करते आप मोबाइल पे बात भी कर रहे हो, फ़ोन कॉल भी कर रहे हो और साथ साथ में इंटरनेट भी चला सकते हो। इंटरनेट भी अगर आपके फ़ोन में वोल्टे नहीं लिखा रहा, LTE नहीं लिखा रहा, आप 3G यूज कर रहे हो, तो साथ साथ आप इंटरनेट नहीं चला सकते बात करने के टाइम में। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिल जाती है, जिसकी वजह से क्या है, सिग्नल स्ट्रेंथ अच्छी हो जाती है। और जिससे रेलवे में अगर ये टेक्नोलॉजी यूज होगी तो इससे सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सकती है। तो जो भी मान लो लोको पायलट होते हैं जी, जो ट्रेन चलाते हैं, ट्रेन के ड्राइवर को बोलते हैं लोको पायलट। और जो स्टेशन मास्टर होता है, जो स्टेशन पे रहता है रेलवे स्टेशन पे, और जो कंट्रोल सेंटर हैं, इनमें आसानी से रियल टाइम इंटरेक्शन कराया जा सकेगा। जो डिले होता है ना अभी सिग्नल का, मतलब लोको पायलट को स्टेशन मास्टर ने सिग्नल भेजा और वो सिग्नल गया, जो रेलवे लाइन पे रेड लाइट वगैरह लगी रहती हैं उन पे सिग्नल गया, और सिग्नल मिलने में जरा सी भी देरी हो जाती है तो ट्रेन तो चली जाएगी आगे, अगली ट्रेन आ रही होगी तो नहीं रोक पाएंगे और ट्रेन टकरा जाती है। तो इसमें जो डिले होता है सिग्नल में वो रिड्यूस होगा, कम होगा और ट्रेन एक्सीडेंट कम होंगे। और ये रेलवेज इंटरनेट ऑफ थिंग्स को यूज कर सकेंगे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब यही है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के इंटरनेट के जरिए जो थिंग्स, जो प्रोडक्ट कंट्रोल करते हैं, जैसे मान लो जी सिंपल एग्जांपल लो, आप घर से ऑफिस के लिए निकल गए और आपका घर में फ़ैन चला रह गया, लाइट जली रहेगी, ये सब क्या है, आप बैठे बैठे ऑफिस में ही इंटरनेट के जरिए अपने ऑफिस से ही घर की लाइट वगैरह बंद कर दोगे। या फिर ऐसे भी हो सकता है ऑटोमेटिक सेंसर के जरिए, जैसे आपने अलार्म लगाया सुबह 5 बजे का, उठे 5 बजे उठने के बाद आपका जैसे ही अलार्म बजा, अलार्म की घंटी सुनते ही आपका बाथरूम में गीजर स्टार्ट हो जाता है ऑटोमेटिक ही, क्योंकि घंटी सुनने से वो हुआ, सेंसर लगा हुआ था गीजर में। जैसे ही उसने आवाज़ सुनी आपके अलार्म की, वो गीजर स्टार्ट हो गया। जैसे ही आप गीजर स्टार्ट हुआ, आप नहाने गए, नहाने के साथ तुरंत बाद आपने देखा गीजर जैसे ही बंद हुआ, सेंसर लगा हुआ था आपकी रसोई में, आपका ऑटोमेटिक ही दूध रखा था आपका एक ओवन पे, ओवन जो इलेक्ट्रिक मशीन होती है जी, जिससे आप दूध वगैरह कुछ खाना बनाते हो, वो अपने आप ही दूध गर्म उसने स्टार्ट करना कर दिया। तो ऐसे इंटरनेट से कुछ कनेक्टेड होती हैं थिंग्स और इंटरनेट के जरिए कंट्रोल करते हैं, उसी को बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इसी तरह से रेलवे को भी कंट्रोल किया जा सकेगा। जो CCTV कैमरे लगे होते हैं कोचेज में, कोचेज का मतलब है डिब्बे, रेल के डिब्बे वगैरह में, तो उनमें जो वैगन्स होते हैं, जो वैगन्स मतलब 4 पहिए की जो गाड़ी सी होती है, वैगन्स जो रेलवे लाइन पे होती है, वो जिससे निरीक्षण करते हैं, सर्विलेंस करते हैं रेलवे ऑफिसर्स, या कोचेज डिब्बे होते हैं, इनकी मॉनिटरिंग की जा सकेगी लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन टेक्नोलॉजी से। तो ये 4th जनरेशन जो है 4G, उसी का ही टाइप है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, उसी को बोलते हैं 4G को ही। और इस 4G का ही नेक्स्ट वर्जन जो हमने अभी डिस्कस किया वोल्टे है, वोल्टे। और 4G वोल्टे के बाद अब 5G आने वाला है, आपको पता है। तो ये 4G जो LTE है, जो 3rd जनरेशन था 3G, उसी का नेक्स्ट वर्जन है LTE। तो यही था, इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अपना एटलांटिक चार्टर। एटलांटिक चार्टर क्या है? एक डॉक्यूमेंट है जी, एक एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट यानी कि समझौता है। किस किस के बीच में हुआ था ये 1941 में हुआ था। ये बताओ कब की बात हो रही है? जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, कब से कब तक चला था? दूसरा विश्व युद्ध।
1939 से लेके 1945 तक चला था। तो 1941 में ब्रिटेन ब्रिटेन और ब्रिटेन और अमेरिका ने, यूएसए ने एक एग्रीमेंट किया, समझौता किया, जिसका नाम था एटलांटिक चार्टर। उस टाइम पे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, कौन थे? विंस्टन चर्चिल। और यूएस के, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इन दोनों ने ये एग्रीमेंट किया जिसका नाम रखा एटलांटिक चार्टर। अभी रिसेंटली न्यूज में इसलिए आया कि इस डॉक्यूमेंट की इंस्पेक्ट कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं रिसेंटली, कौन? दोबारा से ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट यूएसए के। अभी यूएसए के प्रेसिडेंट जो बिडेन हैं और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन। तो इन्होंने दोबारा इसका इंस्पेक्शन किया, जांच किया इस डॉक्यूमेंट का। ये डॉक्यूमेंट क्या था? इस डॉक्यूमेंट ने जब साइन किया था 1941 में, इसलिए किया था कि जब ये वर्ल्ड वार ख़त्म हो जाएगा, वर्ल्ड वार ख़त्म होने के बाद कैसी सिचुएशन होनी चाहिए, तो इन्होंने टू लीडर्स ने साइन किया था एटलांटिक चार्टर के। इन्होंने डिफाइन किया था कि डेमोक्रेसी जो इंस्टीट्यूशन है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र के इंस्टीट्यूशन, प्रिंसिपल, सिद्धांत, वैल्यूज क्या होनी चाहिए और ओपन सोसाइटीज़ कैसी होनी चाहिए वर्ल्ड वार के बाद। एटलांटिक चार्टर में यही था, जॉइंट डिक्लेरेशन थी दोनों कंट्रीज़ की। वर्ल्ड वार सेकंड के बाद जो 1939 से 45 के बीच में चला, कि यूनाइटेड स्टेट्स और ग्रेट ब्रिटेन का ये एग्रीमेंट था कि पोस्ट वार वर्ल्ड कैसा होना चाहिए। पोस्ट वार का मतलब युद्ध के बाद का जो संसार, वर्ल्ड कैसा होना चाहिए। ये फर्स्ट अनाउंस किया था 14 अगस्त 1941 में। इसमें जो ग्रुप था 26 अलाइड नेशन थे, कुछ नेशन थे जी एक साथ जो मिलके दूसरे देशों के साथ लड़ रहे थे। उसमें एक साइड थे 26 देश। उन्होंने ये प्रतिज्ञा की, ये प्लेज किया कि हम ये जो सपोर्ट करेंगे, किसको? इस एग्रीमेंट को, एटलांटिक चार्टर को। इसमें मेजर पॉइंट ये थे कि किसी भी नेशन को ये अधिकार होगा कि वो अपनी गवर्नमेंट खुद बना सकेगा। आपको पता है जी, ये सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले बहुत सारी कंट्री गुलाम थी। ब्रिटेन ने बना रखी थी, कुछ बना रखी थी, फ्रांस ने, स्पेन ने, यूरोपियन कंट्री इनकी गुलाम थे, कुछ और भी सारी कंट्रीज़ के गुलाम थे। तो इसमें कहा गया कि इसके बाद जो नेशन, राष्ट्र होगा, उसको अधिकार होगा अपनी सरकार बनाने का। और जो ट्रेड रेस्ट्रिक्शन लगाते थे, जैसे ब्रिटेन ने इंडिया पे ट्रेड रेस्ट्रिक्शन लगा रखी थी, व्यापार प्रतिबंध, के व्यापार करने में कुछ, जैसे ब्रिटेन में इनका माल जाएगा इंडिया का, तो यहाँ पे टैक्स ज़्यादा लगाते थे। और अगर ब्रिटेन का माल इंडिया में आता था तो ये कम इंपोर्ट टैक्स लगाते थे, लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट से ही इंपोर्ट करते थे, कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाते थे इंडिया में आने के लिए। तो ये जो ट्रेड रेस्ट्रिक्शन थी उनको कम करना। और पोस्ट वर्ल्ड वार जो डिसआर्मामेंट करना, मतलब जो भी ऐसे हथियार वगैरह हैं जो नुकसानदायक हैं उनको डिस्ट्रॉय करना। डिसआर्मामेंट का मतलब, आर्मामेंट मतलब होता है वीपन्स, हथियार, और डिस का मतलब मिटा देना, डिस्ट्रॉय कर देना। डॉक्यूमेंट जो था ये एक तरह से समझा जा रहा था कि जब यूनाइटेड नेशन बना, संयुक्त राष्ट्र 1945, उसी का ही एक स्टेप था, मतलब एक स्टेप था एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, सेटअप करने के लिए, फाउंड करने के लिए, बनाने के लिए, यूनाइटेड नेशन को बनाने के लिए एक पहला स्टेप था अटलांटिक चार्टर। अटलांटिक चार्टर में और क्या कंडीशन इंक्लूड की गई थी? और कंडीशन ये थी कि यूनाइटेड नेशन, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका और ब्रिटेन ने ये एग्री किया कि वो किसी की टेरिटोरियल गेन, मतलब किसी की भी दूसरी कंट्री की टेरिटरी यानी कि एरिया को कैप्चर नहीं करेंगे, कब्जा नहीं करेंगे किसी भी एरिया पे। ये वर्ल्ड वार के बाद उन्होंने किसी भी टेरिटोरियल चेंज को अपोज किया कि क्या है, कोई भी दूसरी कंट्री के एरिया को हड़पेगी नहीं, कैप्चर नहीं करेगी। ये जो पीपल की विशेज हैं, जो लोग वहाँ के जो लोग रहते हैं जिस कंट्री में, उस कंट्री के लोग डिसाइड करेंगे। इन्होंने जो सेल्फ गवर्नमेंट है वहाँ की, किसी भी नेशन की, उसको रिस्टोरेशन के लिए सपोर्ट किया कि वहाँ की राष्ट्र की जो भी नेशनल गवर्नमेंट है, सेल्फ गवर्नमेंट है, वो अपनी गवर्नमेंट खुद बनाएगी वर्ल्ड वार के बाद। और पीपल को अधिकार होगा कि वो अपनी गवर्नमेंट खुद चूज करेगा, खुद इलेक्शन के जरिए। तो यानी कि डेमोक्रेसी के लिए एक ये स्टेप था एटलांटिक चार्टर के, सारी जो नेशन होंगे वो अपनी गवर्नमेंट खुद चूज कर सकेंगे, वहाँ के पीपल, वहाँ के लोग। तो देखो ये लागू तो हो नहीं सका था, बहुत ही बाद में होता। हाँ, बहुत सारी कंट्री सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद क्या है, बहुत सारी कंट्री में डेमोक्रेसी आई थी। जैसे आप इंडिया का भी एग्जांपल देख सकते हो, वर्ल्ड वार जब ख़त्म हुआ उसके 2 साल बाद ही इंडिया को भी 1947 में डेमोक्रेसी आई और
इंडिपेंडेंस मिल गई। तो यही था इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है दिल्लीज मास्टर प्लान 2041, इट्स की एरियाज एंड चैलेंजेस। दिल्ली गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया है कि 2041 में दिल्ली की कंडीशन क्या होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। तो ये दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसने अभी अप्रूवल दे दी है, एक अथॉरिटी है जी DDA, इसने अप्रूवल दे दी है ये मास्टर प्लान के लिए 2041 के लिए। और ये पब्लिक डोमेन में रखा है, ये ड्राफ्ट जो तैयार किया है प्लान पब्लिक डोमेन में रखा है कि पब्लिक क्या सजेशन देना चाहती है, या कोई इसमें जो प्रोविज़न है जो इसमें लिखा गया है कि ये दिल्ली में 2041 तक ये सुविधाएं होंगी, ये सब कुछ होगा, तो इनका कोई ऑब्जेक्शन करना चाहता है तो अपना ऑब्जेक्शन बता सकता है कोई भी सिटीजन नागरिक, और कोई सजेशन कोई और सलाह एडवाइस देना चाहता है तो दे सकता है। ये फर्स्टली ये मास्टर प्लान है क्या, व्हाट इज मास्टर प्लान। मास्टर प्लान में बेसिकली ये है कि दिल्ली में फ्यूचर डेवलपमेंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, कि जो भी मान लो कोई भी एनालिसिस करनी है या कोई रिकमेंडेशन देनी है किसी पे भी, तो जो पॉपुलेशन का माइंड है वो उसको देखते हुए यहाँ पे इकोनॉमी सिस्टम कैसा होना चाहिए, हाउसिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए दिल्ली में, कम्युनिटी जो फैसिलिटी हैं जी, सरकारी सुविधाएं मिलती हैं, या लैंड यूज सिस्टम है, या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है यहाँ का, बस रेलवे वगैरह, वो किस प्रकार के होने चाहिए, ये सब इस प्लान में लिखा है। ये क्या है प्लान, प्लान ये है कि ये सस्टेनेबल, लाइवेबल और वाइब्रेंट दिल्ली चाहता है बाई 2041 तक ऐसी दिल्ली चाहता है, ऐसी दिल्ली चाहता है कि जो सस्टेनेबल हो, लाइवेबल हो, जीने योग्य हो और वाइब्रेंट हो। मतलब कि जो इतना सारा पॉल्यूशन हो रहा है, भीड़ हो रही है, ये कैसे कंट्रोल की जाए, ऐसा कुछ प्लान बनाया है। इसके कुछ प्रोविज़न है वो देखेंगे हम। इसमें ये कहा है कि हाउसिंग सेक्टर में आपको सबको पता है कि माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होती है दिल्ली में, मतलब बहुत ज़्यादा पीपल यूपी बिहार आसपास के जो एरिया हैं, MP हरियाणा ये राजस्थान, यहाँ से बहुत सारे पीपल माइग्रेट करके आ जाते हैं जॉब की तलाश में या पढ़ने के लिए या किसी और पर्पज़ से यहाँ पे माइग्रेट करके आ जाते हैं, मतलब वहाँ से अपना गांव या शहर छोड़ के दिल्ली में आ जाते हैं। तो उनके लिए हाउसिंग सेक्टर डेवलप करना, यानी कि आपको पता है यहाँ पे रेंट के लिए लोग रहते हैं, रेंट पे रहते हैं, और रेंट के पे लोग रहते हैं तो उनके लिए एक रेंट अकोमोडेशन उपलब्ध हो, मतलब हाउस उपलब्ध हो, तो रेंटेड अकोमोडेशन हो, प्राइवेट प्लेयर्स को इनवाइट किया जाए, मतलब जो प्राइवेट लोग हैं कोई भी लोग, उनको प्रोत्साहित किया जाए, इनकरेज किया जाए कि वो रेंटेड हाउस बनाएं, या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज़ को इन्वेस्ट करने के लिए प्रमोट किया जाए कि वो रेंटेड हाउस बनाएं, कि लोगों को रेंट पे हाउस देने के लिए इनको प्रमोट करना, ताकि फ्यूचर में 2041 तक जितनी कोई माइग्रेंट्स आएंगे यहाँ पे, पीपल आएंगे दूसरे स्टेट से, तो यहाँ पे उनके लिए हाउस हो, रहने के लिए रेंट पे हाउस ले सकें अफोर्डेबल प्राइस में और अच्छी फैसिलिटी हो। नेक्स्ट है यूजर पे प्रिंसिपल। यूजर पे प्रिंसिपल का मतलब ये है कि जो भी मान लो कोई व्हीकल्स रखेगा, गाड़ी रखेगा जी, मोटर व्हीकल्स रखेगा, कार वगैरह रखेगा, तो उनकी जो पार्किंग सिस्टम हो, पार्किंग फैसिलिटी हो, या उनके लिए स्पेस हो, स्ट्रीट्स हो, तो इस फैसिलिटी के लिए ये प्रॉब्लम सॉल्व करना, फैसिलिटी हो, पार्किंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना, मतलब जो मान लो यूजर पेज प्रिंसिपल का मतलब ये है जिनके पास मोटर व्हीकल्स हैं, कार गाड़ियाँ हैं, जो पार्किंग फैसिलिटी चाहते हैं, तो वो उसके लिए पे भी करें, उसके लिए फ़ीस दें, कि ताकि उनके लिए पार्किंग फैसिलिटी डेवलप कर सके गवर्नमेंट। तो इसी का मतलब है यूजर पे, जो यूजर है यानी कि जिसके पास है कार गाड़ियाँ और वो पार्किंग फैसिलिटी चाहता है, मान लो कहीं पे मार्केट में गया, उसे पार्किंग फैसिलिटी चाहिए, तो भाई साहब आप इसके लिए पैसे दो पार्किंग फैसिलिटी बनाने के लिए, तो यूजर पेज प्रिंसिपल। नेक्स्ट है ये जो व्हीकल से पॉल्यूशन होता है उसको मिनिमाइज करने का प्लान बनाया गया है। इसमें कुछ टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किए जाएंगे, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देना जो ग्रीनर फ्यूल पे बेस्ड होंगे, मतलब मान लो गैस बेस्ड, जैसे CNG बसेस चलाना ज़्यादा से ज़्यादा, डीजल पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों को हटाना, या फिर इलेक्ट्रिक बस चलाना, तो ऐसी ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज करना ताकि जो कार गाड़ियों से पॉल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है, उसको कम किया जा सके। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा इस ड्राफ्ट में कि यमुना रिवर है जो दिल्ली में, उसके अराउंड दोनों साइड 300 मीटर, यमुना रिवर है जैसे उसके दोनों साइड 300 मीटर तक एक क्या है जोन तैयार करना, एक जोन बफर जोन क्रिएट करना, ताकि रिवर है जो उसको मेंटेन किया जा सके और उसमें ज़्यादा पोल्यूशन ना बढ़े। नेक्स्ट है चेंजेस प्रपोज्ड इन द वेक ऑफ पेंडेमिक। अब ये जो कोरोना वायरस है जी, इस कोविड-19 को देखते हुए भी इस
प्रपोजल में, इस प्लान में, ड्राफ्ट में कुछ चेंजेस रखे गए हैं। क्या रखे गए हैं, इसमें क्या प्रपोज रखा गया जी इस कोविड-19 को देखते हुए? इसमें ये रखा गया है कि इस प्लान के जरिए 2041 तक कॉमन कम्युनिटी स्पेसिस डेवलप किए जाएंगे, मतलब ऐसे स्पेसिस जो सारी पब्लिक यूज कर सके। कुछ रिफ्यूज स्पॉट्स होंगे, मतलब ऐसे शरणार्थी बाहर से कोई लोग आ गए उनके रहने के लिए जगह हो, कॉमन जगह। कुछ कॉमन किचन होंगे जहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए एक साथ खाना बनाया जा सकेगा। और कुछ क्वारंटाइन स्पेस, मतलब क्वारंटाइन का मतलब होता है सेपरेशन, कुछ ऐसे कि जिन पे मान लो कुछ ऐसी बीमारी आ गई हैं, ऐसे लोगों को इस जगह पे रखा जा सके, एमरजेंसी यूज के लिए ऐसे स्पेसिस बनाए जाएंगे। नेक्स्ट होगा नाइट टाइम इकोनॉमी को इम्प्रूव करना, इसका प्लान होगा। नाइट टाइम इकोनॉमी का मतलब कि नाइट में भी कुछ ऐसे बिजनेस वगैरह चलाने जो चल सकते हैं, जैसे मान लो फेस्टिव सीजन पे कल्चरल फेस्टिवल्स को फोकस करना, मतलब ऐसे फेस्टिवल जो नाइट में चलते रहें, कल्चरल फेस्टिवल को प्रमोट करना। या बस इंटरनेट मतलब इंटरटेनमेंट, बस, मेट्रो, स्पोर्ट फैसिलिटी, ये सब नाइट में ये फैसिलिटी उपलब्ध हों। नाइट में भी बस 24 घंटे चलें, मतलब दिन रात 24 घंटे चले, मेट्रो चले, स्पोर्ट फैसिलिटी हो, रात में आप स्पोर्ट्स जो खेलना चाहते हैं वो खेल सकें, ऐसी फैसिलिटी डेवलप करना। ऐसे नाइट लाइफ सर्किट प्लान तैयार किया गया है इस प्लान में। इसमें यह भी प्रपोज रखा गया है कि जो मान लो एयरबोर्न एपिडेमिक्स होती हैं, मतलब एयर, हवा की वजह से जो बीमारी होती है प्रदूषित हवा की वजह से, तो इनको भी रिड्यूस करना है, और डिसेंट्रलाइज वर्क प्लेस क्रिएट करना है। और ओपन एरियाज, मैंडेटरी क्रिएशन ऑफ ओपन एरियाज, कुछ ऐसे ओपन एरियाज बनाने जो पॉल्यूशन फ्री हो, जहाँ पे जिन्हें ग्रीन रेटेड डेवलपमेंट किया जा सके। और जो मैकेनिकल वेंटिलेशन सिस्टम है, जैसे अभी मान लो सांस लेने के लिए वेंटिलेशन सिस्टम ऑक्सीजन यूज किया जाता है, जो कृत्रिम है, यानी कि मैन मेड आर्टिफिशियल तरीके से ऑक्सीजन यूज किया जाता है, लेकिन इसकी डिपेंडेंस को घटाया जाए और ओपन स्पेस बनाए जाएं, ऐसे एरिया जहाँ पे बिल्कुल ग्रीन मतलब एक तरह से पॉल्यूशन फ्री एरिया हो, जहाँ पे शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके। नेक्स्ट है जी, इसमें चैलेंजेस हैं कुछ इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, मतलब इसे लागू करने के लिए कुछ चुनौतियाँ भी हैं। क्या? एक तो कन्फ्रंटेशन फ्रॉम पॉलिटिकल विंग्स। आपको पता है दिल्ली में गवर्नमेंट कुछ और रहती है, किसी और पार्टी की रहती है, अभी और पार्टी की, अभी का प्लान देखें तो, और सेंट्रल में गवर्नमेंट किसी और पार्टी की है, यानी कि बीजेपी की गवर्नमेंट सेंटर में है, और यानी कि जो दिल्ली में गवर्नमेंट है, दिल्ली के सीएम है वो आप पार्टी से हैं, आम आदमी पार्टी। तो ये इनमें कन्फ्रंटेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे सब्जेक्ट आते हैं जिन पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है, तो इनके बीच में विवाद देखने को मिल सकता है। दूसरी चुनौती है, कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है जी विवाद, डिस्प्यूट या विवाद। और दूसरा चैलेंज है लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड फंड, कुछ फंड की कमी जी, पैसे की कमी भी चैलेंज ये भी हो सकता है, क्योंकि इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी। नेक्स्ट चैलेंजेज है करप्शन इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट, उसमें भ्रष्टाचार देखने को मिलता है, करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार देखने को मिलता है, ये भी एक चैलेंजेज है कि इसको कैसे कम किया जाए। नेक्स्ट है जी पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक विल, जो राजनेता हैं उनकी इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए, और ब्यूरोक्रेटिक यानी कि ऑफिसर हैं जो गवर्नमेंट ऑफिसर, उनकी भी इच्छा होनी चाहिए, और मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसी होनी चाहिए, ये भी लैक है, ये इसकी भी कमी है, कि जब इनकी इच्छा होगी ये अपने मन से काम करेंगे तभी जाके ये जो प्लान है इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा। तो ये कुछ चुनौतियाँ इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज का मतलब होता है जी विशेष अधिकार, स्पेशल राइट, कुछ ऐसे। अभी ये इसलिए आया, ब्रीच का मतलब होता है वॉयलेशन, उल्लंघन करना, वॉयलेशन करना। तो अभी न्यूज़ में इसलिए आया है, सीपीआई एक पार्टी है, सीपीआई पार्टी कम्युनिस्ट ये पार्टी है, ये जो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसके एक एमपी हैं, सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनका नाम है बिनोय विश्वाम। इन्होंने अभी एक फाइल्ड की है पिटीशन, मतलब फाइल्ड किया है पिटीशन ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन की। किसके अगेंस्ट? लक्षद्वीप के एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, यानी कि वहाँ के जैसे गवर्नर होते हैं ना दिल्ली में, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रफुल्ल के पटेल, इनके खिलाफ। क्यों किए? क्योंकि जी इन्होंने, प्रफुल्ल के पटेल ने बिनोय विश्वाम को लक्षद्वीप में घुसने से मना कर दिया। ये जाना चाहते थे, विजिट करना चाहते थे लक्षद्वीप में, लेकिन इन्होंने परमिशन नहीं दी जाने की। तो इन्होंने आरोप लगाए और एमपी ने
कि ये मेरे राइट का ये उल्लंघन है, जो प्रिविलेज मोशन, जो प्रिविलेज राइट होते हैं ना, उसका एक तरह से उसके अगेंस्ट है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन है, ये उसका उल्लंघन है। जो राइट मिलते हैं जी कुछ पार्लियामेंटेरियन को, जो भी एमपी सांसद होते हैं पार्लियामेंट के, संसद के, उनके कुछ अधिकार होते हैं, टू मूव फ्रीली एंड मीट विद द पीपल, मतलब कहीं भी पूरे देश में वो फ्रीली घूम सकते हैं, किसी भी पीपल से मिल सकते हैं। ये प्रिविलेज ऑफ मोशन है जो उसी का पार्ट है, ये कहना है एमपी का। एमपी बोल रहा है, एमपी बोल रहा है जो फ्रीली मूव करने का और मीट करने का किसी भी पीपल से प्रिविलेज ऑफ मोशन का ही पार्ट है। अब प्रिविलेज ऑफ मोशन होता क्या है, ये विशेष अधिकार क्या है पार्लियामेंट्री को, जैसे मान लो आप एमपी बन जाओ, इलेक्शन लड़के सांसद बन जाओ, तो क्या क्या अधिकार मिलते हैं वो हम देखेंगे अभी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या जवाब दिया था जब एमपी ने ये बोला था कि उसके राइट का उल्लंघन किया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, यानी कि प्रफुल्ल के पटेल हैं जो, उन्होंने बोला कि भाई साहब, एमपी साहब, देखो ये जो आप पे रेस्ट्रिक्शन लगाएं वो कोविड-19 को देखते हुए लगाएं। कोविड-19 के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, रूल्स हैं, उनके लिए अभी किसी पीपल को यहाँ घुसना मना है, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे शेड्यूल ट्राइब वगैरह रहते हैं, अगर उनमें कोविड-19 फैल गया तो महामारी बहुत ज़्यादा फैल सकती है लक्षद्वीप में। तो इसलिए जवाब में बोला एमपी ने, एमपी के जवाब में बोला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कि इसलिए मना किया है। अब ये पार्लियामेंटेरियन जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होते हैं, विशेष अधिकार, स्पेशल राइट होते क्या हैं, ये देखो जी, कुछ सर्टेन राइट होते हैं, कुछ निश्चित अधिकार होते हैं और इम्यूनिटीज़ होती हैं। इम्यूनिटीज का मतलब कुछ छूट मिलती हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंडिविजुअली और कलेक्टिवली इंजॉय करता है। इंडिविजुअली का मतलब हर एक पर्सन अपना अलग अलग उसके कुछ अधिकार होते हैं, और कुछ पार्लियामेंट्री सबको मिला के, एमपी जितने भी हैं मान लो लोकसभा में, राज्यसभा में, सबको मिला के कलेक्टिवली उनके कुछ अधिकार होते हैं। तो ये कुछ अधिकार होते हैं जो आर्टिकल 105 में दिए हुए हैं हमारे संविधान के। ये इसमें लिखा है टू प्रिविलेजेस। कौन कौन से टू प्रिविलेजेस? एक फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट एंड राइट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ इट्स प्रोसीडिंग्स। कहने का मतलब ये है, जो भी एमपी है, सांसद है पार्लियामेंट में, मान लो लोकसभा में या राज्यसभा में, उसे जी जिस भी मेंबर का, वो जिस भी हाउस का मेंबर है, मान लो लोकसभा का कोई मेंबर है, तो उसको लोकसभा में बोलने की पूरी फ्रीडम है, मतलब पार्लियामेंट में पूरी आज़ादी है बोलने की, बोलने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। नेक्स्ट उसका प्रिविलेज है राइट ऑफ पब्लिकेशन, मतलब जो भी लोकसभा राज्यसभा की कुछ भी वहाँ पे बातचीत हो रहा है, वार्तालाप हो रही है, कन्वर्सेशन हो रही है, उसको उसको क्या है, उसको पब्लिश करना, न्यूज़ में, अखबार में, चैनल पे पब्लिश करना, जारी करना, ये पार्लियामेंटेरियन का अधिकार है कलेक्टिवली। वो जब उनकी सहमति रहेगी तो ही पब्लिश करेंगे, वो नहीं चाहते तो नहीं करेंगे। ये कुछ स्पेशल अधिकार हैं, प्रिविलेजेस हैं। इन प्रिविलेज के मतलब जो 105 में जो प्रिविलेज दिए हैं, स्पेशल राइट, इनके अलावा कुछ और भी प्रिविलेज हैं, वो दिए हैं जी। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है 1908 का, ये एक रूल बुक है, रूल बुक, इसमें दिया गया है कि उन्हें फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये भी अधिकार है कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और उन्हें कैद में नहीं रखा जाएगा मेंबर्स को। अंडर सिविल प्रोसेसेस ड्यूरिंग द, मतलब कोई सिविल केस में उनको गिरफ्तार किया जा रहा है तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। किस टाइम पे? जब भी मान लो पार्लियामेंट का सेशन लगेगा, पार्लियामेंट का सेशन, उससे 40 डेज बिफोर, 40 दिन पहले तक, और 40 डेज आफ्टर, 40 दिन बाद तक। जैसे पार्लियामेंट का सेशन लगा जी, पार्लियामेंट का सेशन लगने से 40 दिन पहले तक और पार्लियामेंट का सेशन जब खत्म होगा 40 दिन बाद तक किसी भी एमपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता सिविल केस में। सिविल केस की बात हो रही है, ये याद रखना आपको, क्रिमिनल केस की नहीं है। मान लो किसी ने एमपी ने मर्डर कर दिया, मर्डर के चार्जेज हैं, या रेप कर दिया जी किसी का, बलात्कार, उसके चार्जेज हैं, तो गिरफ्तार किया जा सकता है। सिविल केस हो गए जी, मान लो किसी प्रॉपर्टी का है मान लो केस, या फिर आपका कोई टैक्स वैक्स का कोई आरोप लगा है, ये चार्जेस लगे हैं, तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता अब, जब तक सेशन के 40 दिन पहले तक और 40 दिन बाद तक। ये कुछ स्पेशल राइट है। तो इसी राइट में, इसी में जी, जो ये 105 में दिया है फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये अधिकार है, इसी का बता रहे हैं ये एमपी कह रहे हैं भाई साहब इसी का पार्ट है ये फ्रीली मूव करने का और मीट करने का किसी भी पीपल से। ये कह रहे हैं ये मेरे राइट का उल्लंघन हुआ है, यानी कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस मोशन हुआ है, इसी का पार्ट बता रहे हैं ये एमपी साहब। अब ये मोशन कैसे लाया जाता है जी, ये देख लेते हैं। मोशन अगेंस्ट ब्रीचेज, मोशन का मतलब यही है, पार्लियामेंट में ये मोशन लाया जाता है, उस पर लिखा होता है
ये प्रिविलेज मोशन लिखा होता है कागज़ पे, वो मूव किया जाता है, पास किया जाता है जब भी उसे लगता है किसी भी मेंबर को कि उसका ब्रीच हुआ है, उल्लंघन हुआ है उसके प्रिविलेजेस का, तो कोई भी मेंबर मूव कर सकता है। व्हेन एनी ऑफ दीज राइट इम्यूनिटीज आर डिसरिगार्डेड, जब भी कोई अधिकार या ये छूट मिलती है, जब भी इन्हीं का डिसरेस्पेक्ट होता है, असम्मान होता है, तो इस अपराध को, ऑफेंस को समझा जाता है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, कि उनके स्पेशल राइट का उल्लंघन हुआ है, और ये पनिशेबल होता है अंडर द लॉ ऑफ पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट के कानून के हिसाब से इसे सजा दी जा सकती है जी, जो भी इस प्रिविलेज का उल्लंघन करेगा, ब्रीच करेगा। एक नोटिस मूव किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ मोशन की फॉर्म में नोटिस मूव किया जाता है, कहाँ पे, हाउस में, लोकसभा में या राज्यसभा में। तो एनी मेंबर ऑफ आइदर हाउस, किसी भी हाउस का मेंबर, अगेंस्ट दोज बीइंग हेल्ड गिल्टी, जो भी आदमी दोषी है, गिल्टी है, उसके अगेंस्ट ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मोशन वो ला सकता है हाउस में। अब रोल ऑफ स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन का रोल क्या है? देखो, राज्यसभा में आपको पता है चेयरमैन, अध्यक्ष होते हैं राज्यसभा के, उसे चेयरमैन बोलते हैं इंग्लिश में, लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये क्या है, इनके पास राइट होता है, जब भी प्रिविलेज मोशन आता है तो ये पहले खुद स्क्रूटनी करते हैं, जांच करते हैं कि हाँ सही में प्रिविलेज के चार्ज जिस पे आदमी पे लगे हैं, जिसके अगेंस्ट लाया जा रहा है, सही में हुआ या नहीं हुआ। ये या तो खुद जांच कर सकते हैं जी, हिमसेल्फ या हरसेल्फ, स्पीकर और चेयरमैन, अगर राज्यसभा में तो चेयरमैन और लोकसभा में तो स्पीकर, खुद कर सकते हैं। या फिर पार्लियामेंट में एक कमेटी बनी होती है जी, कुछ पार्लियामेंट के मेंबर को मिला के एक कमेटी बना देते हैं, प्रिविलेज कमेटी, तो इसकी स्क्रूटनी के लिए स्पीकर या चेयरमैन इसके पास, कमेटी के पास भेज सकते हैं, तो वो कमेटी देखेगी जो चार्जेस लगे, आरोप लगे वो सही है नहीं है, तो फिर ये स्पीकर और चेयरमैन कंसेंट दे सकते हैं जी अंडर द रिलेवेंट रूल्स। तो मेंबर जो कंसर्न होता है उसके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि फिर वो शॉर्ट स्टेटमेंट दे कि हाँ भाई साहब अब बताओ, प्रिविलेज जो मोशन है ये लागू किया जा रहा है, मतलब मोशन लाया जा रहा है कि क्या क्या हुआ आपके साथ, अब बताओ, तो तब ये डिस्कस किया जाता है जी। इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है? एप्लीकेबिलिटी यही है कि मतलब इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात हो रही है, यूज, एप्लीकेबिलिटी का मतलब है यूज, प्रयोग क्या है इसके, और कहाँ कहाँ किस किस को मिलते हैं ये प्रिविलेज मोशन के राइट। जो प्रिविलेजेस मिलते हैं, पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेजेस हैं, ऐसे इंसान को भी दिया जाता है जिसके पास अधिकार है पार्लियामेंट में बोलने का और पार्टिसिपेट करने का, हिस्सेदारी लेने का। जैसे पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग चल रही है जी, लोकसभा की या राज्यसभा की, तो कुछ ऐसे ऑफिसर होते हैं जिनको पार्लियामेंट में जाने की अनुमति होती है, जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये कौन होते हैं? आर्टिकल 76 में पढ़ा होगा आपने। ये कौन होते हैं जी? एक तरह से एडवोकेट मान लो, वकील, सेंट्रल गवर्नमेंट के वकील, एडवोकेट, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के केस होते हैं कोर्ट में, ये लड़ते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पक्ष से, ये रखते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक तरह से वकील मान लो, एडवोकेट, लॉयर। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास भी प्रिविलेज जो होते हैं, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, ये होते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी है, प्रेसिडेंट के पास नहीं होते पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। देखो, पार्लियामेंट का पार्ट है, पार्लियामेंट में कौन कौन आते हैं? लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, इसको मिला के पार्लियामेंट बोलते हैं। पार्लियामेंट का पार्ट प्रेसिडेंट है, लेकिन पार्लियामेंट्री प्रिविलेज प्रेसिडेंट को नहीं दिए गए, प्रेसिडेंट इसमें नहीं आते जी, प्रेसिडेंट को नहीं मिलते पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। इनको अलग से, प्रेसिडेंट को अलग से प्रिविलेज दिए जाते हैं जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज नहीं होते, लेकिन अलग से स्पेशल राइट होते हैं प्रेसिडेंट के पास, जो आर्टिकल 361 में दिए हुए हैं। लेकिन एक बात याद रखनी है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज नहीं होते, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का पार्ट होने के बावजूद भी नहीं होते उसके पास। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अपना नागालैंड टू फॉर्म पैनल ऑन नागा इशू। नागा गवर्नमेंट ने, जो नागालैंड की गवर्नमेंट है, सरकार है, उसने ये डिसाइड किया है कि एक इंस्टीट्यूट बनाएगी जी, डिसाइडेड टू इंस्टीट्यूट मतलब एक कमेटी बनाएगी जिसमें होंगे अपोजिशन लीडर के मेंबर भी होंगे जिसमें। और किस लिए बनाएगी? इसलिए बनाएगी जो नागा पीस एग्रीमेंट है। देखो जी, नागा कुछ पीपल रहते हैं नागालैंड में, नागा कम्युनिटी के, नागा समुदाय के कुछ लोग हैं, वो चाहते हैं अलग से उनका एक स्टेट बने या कुछ उनके लिए स्पेशल राइट हो अलग से, तो ये चाहते हैं ये पीपल। तो ये इसके लिए ये जो प्लान है सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं, तो ये अभी ठहराव में जी, रुका हुआ है, लिंगरिंग का मतलब है रुका हुआ है ये प्लान। इसी प्लान को परस्यू कर रहे हैं जी, इसी प्लान को कंटिन्यू करने के लिए, इसी प्लान को डील करने के लिए, एग्रीमेंट करने के लिए, नागा पॉलिटिकल जो इशू है इसको सॉल्व करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, इसलिए एक कमेटी बनाई जा रही है। कौन बना रहा है? नागालैंड गवर्नमेंट,
जिसमें कुछ अपोजिशन के भी मेंबर होंगे, अपोजिशन पार्टी के भी। ये प्लान को हेड करेंगे, जो पैनल बनाया जा रहा है कमेटी, उसको हेड कौन करेंगे? खुद चीफ मिनिस्टर हैं जो नागालैंड के, नीफ्यू रियो। ये कितना पुराना इशू है जी नागा पॉलिटिकल इशू, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। ये नागा इशू देखो जी, प्री इंडिपेंडेंस से पहले देखते हैं, मतलब जब भारत आज़ाद हुआ 1947 से पहले, तब से चल रहा है ये नागा पॉलिटिकल इशू। क्या इशू है? देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने असम को 1826 में अपने अंदर मिला लिया, अनेक्स कर लिया। अनेक्स का मतलब है जी मिलाना। देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ये हमारा हिंदुस्तान है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने धीरे धीरे कुछ एरियाज पे राज करना शुरू किया। पहले बंगाल का कुछ एरिया लिया, फिर यहाँ से कुछ एरिया, फिर यहाँ से, ऐसे एरिया बनाया। तो जो भी एरिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर आता था, ब्रिटिश टेरिटरी बोलते थे उसको, और ब्रिटिश ने अपने अंदर मिला लिया असम को 1826 में। 1826 से पहले असम ब्रिटिश का पार्ट नहीं हुआ करता था, अलग था जी, अलग अलग था, ये अलग राज हुआ करता था, राजा हुआ करते थे इसके। लेकिन 1826 में इसको मिला लिया। फिर 1881 में, 1821 में, मतलब 1881 में, 1881 में नागा हिल्स जो है यहाँ पे, नागा हिल्स, वो भी पार्ट बन गया किसका? ब्रिटिश इंडिया का, यानी कि ब्रिटिश की जो टेरिटरी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट का पार्ट बन गया नागा हिल, जो नागा की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे असम के पास, असम और नागालैंड के बॉर्डर पे जी अभी। ये जो फर्स्ट रेजिस्टेंस आया नागा पीपल से, कब? नागा पीपल ने यहाँ पे एक नागा क्लब बनाया 1918 में। 1918 में एक क्लब बनाया, किस लिए? ये चाहते थे, ये इनका जो अनेक्स किया है, यानी कि मिला लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नागा हिल्स को और आसपास के असम के एरिया हैं कुछ यहाँ को, तो इसको हमें वापस दिया जाए और हम अलग से अपनी गवर्नमेंट सेटअप करेंगे। तो इन्होंने एक ऐसा नागा क्लब बनाया, यानी कि ग्रुप बनाया जी, एक ऑर्गेनाइजेशन, कुछ लोग होते थे इसमें। तो इन्होंने इसको अपोज किया। जब साइमन कमीशन आया था ना 1929 में, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, साइमन कमीशन आया था, किस लिए? भारत के लिए संविधान बनाया था जी, इसने संविधान बना रहा था, और इसमें जितने भी मेंबर थे, 7 मेंबर थे, वो सारे के सारे ब्रिटिश थे। तो इसको इसलिए अपोज किया था इंडिया ने भी। पूरे वर्ल्ड वाइड आपको पता होगा, साइमन गो बैक के नारे लगे थे, स्लोगन, और अपोज किया था इंडिया ने, इंडियन लीडर्स ने, नेताओं ने। तो नागालैंड ने भी इसको अपोज किया था। उसने कहा था कि भाई साहब, आप हमारे लिए संविधान क्यों बना रहे हो? हमें हमारे दम पे छोड़ दो। हम अपने आप, जो एंशियंट टाइम से हम अपने आप को रूल करते आ रहे हैं, हम अपने आप को रूल अलग से करेंगे, अपने आप अलग से रूल बनाएंगे, अपना अलग देश बनाएंगे, ऐसा नागा पीपल चाहते थे। फिर 1946 में नागा नेशनल काउंसिल एक और ग्रुप बना दिया यहाँ के पीपल ने। इसने डिक्लेयर कर दिया नागालैंड को 14 अगस्त, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था एक दिन पहले इंडिया से, 14 अगस्त 1947 को अपने आप को भी इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दिया नागा नेशनल काउंसिल ने, यहाँ पे कुछ एरिया को। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी के बाद क्या होता है? आज़ादी के बाद होता है, जो नागा नेशनल काउंसिल बनाई थी, उसने एक सॉवरेन नागा स्टेट डिक्लेयर कर दिया, एस्टेब्लिश कर दिया अपना, और एक रेफरेंडम कराया। रेफरेंडम होता है कि एक, मान लो कोई कागज़ है, कोई इशू है, जैसे मान लो ये सॉवरेन नागा स्टेट बनाने का इशू था, इस पे कोई मैटर हुआ जी पब्लिक इम्पोर्टेंस का, इन्होंने ये पब्लिक में रखा कि जो जो इसके पक्ष में है पब्लिक वोट करेगी, और नो, जो पक्ष में नहीं है वो नो पे नो बोले, तो जो जो पक्ष में वो यस का करेगा। तो यहाँ पे 1951 में ये रेफरेंडम कराया, लोगों का वोटिंग कराई, और यहाँ के नागा पीपल ने, जो नागा पीपल थे, 99% लोगों ने सपोर्ट किया कि नागालैंड इंडिपेंडेंट होना चाहिए, आज़ाद होना चाहिए, अलग देश होना चाहिए, इन्होंने सपोर्ट किया। तो ये कौन कौन से एरिया को चाहते थे? देखो यहाँ पे ये अपना हिंदुस्तान देखो, पहले हिंदुस्तान में ये वाला एरिया है, ये कुछ नागालैंड का, मणिपुर का, ये त्रिपुरा मिजोरम, और ये मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, और कुछ म्यांमार का, म्यांमार जो कंट्री है इसका एरिया, ये इस एरिया को चाहते हैं अलग से इनका इंडिपेंडेंट बने जी स्टेट, ग्रेटर नागालिम बोलते हैं इसको, ये चाहते हैं ग्रेटर नागालिम नाम से अलग स्टेट बने। तो ये इन्होंने ये रेफरेंडम पास किया था, जो इनके लोगों ने, 99% लोगों ने इसमें पक्ष में वोट की थी। लेकिन मार्च 22 में 1942 में, मार्च 22 1952 1952 में यहाँ पे क्या है, इन्होंने अंडरग्राउंड नागा फेडरल गवर्नमेंट बना ली, अपनी गवर्नमेंट बना ली, और नागा फेडरल आर्मी, अपनी आर्मी भी बना ली यहाँ के नागा पीपल ने।
और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर क्या किया, जब इन्होंने अपनी आर्मी बना ली, अपनी गवर्नमेंट बना ली, फेडरल गवर्नमेंट, तो इंडियन आर्मी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडियन आर्मी को भेजा यहाँ पे कि ये जो इंसर्जेंसी चल रही है, यानी कि जो घुसपैठ चल रही है और ये अलग चाहते हैं, विद्रोह कर रहे हैं अलग करने के, इंडिया को तोड़ने के, इनको दबाने के लिए आर्मी भेजी जी। फिर ये मूवमेंट, थोड़ा आंदोलन ये शांत हुआ नागा पीपल का, और एक अलग से एक्ट बना दिया जी, बहुत फेमस एक्ट है, मेंस में कई बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका इस एक्ट के बारे में। ये अप्सा एक्ट बोलते हैं इसे शॉर्टकट में, अप्सा, अप्सा एक्ट, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958। तो यहाँ पे जो एरियाज हैं, इन इस एक्ट के थ्रू यहाँ पे जो फोर्स होती है, जैसे यहाँ पे मान लो जी असम राइफल होती है, पैरामिलिट्री फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स होती है असम राइफल नाम से। जैसे आप कभी मेट्रो में गए हो या किसी इंडस्ट्रियल एरिया में, वहाँ पे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स होती है सीआईएसएफ। आपने उनकी जो ड्रेस होती है, जो पुलिस आपको दिखाई देती है ड्रेस होती है, उस ड्रेस पे देखना लिखा होता है सीआईएसएफ, ये पैरामिलिट्री फोर्स ही है, पैरामिलिट्री फोर्स। ऐसी असम राइफल है, मतलब यहाँ का जो एरिया है, असम के आसपास का एरिया, जो ये बॉर्डर लगाता है म्यांमार इधर वाला एरिया, तो ये यहाँ पे जो फोर्स पैरामिलिट्री फोर्स है वो है असम राइफल। तो यहाँ पे ये पावर देता है एक्ट असम राइफल को, कि उनको कुछ ऐसी पावर देता है कि यहाँ पे मान लो 5 से ज़्यादा लोग अगर इकट्ठे दिखें तो उनको वार्निंग देके वो गोली भी मार सकते हैं, शूट कर सकते हैं, बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं जी किसी पीपल को जिस पे संदेह है ये आतंकवाद यहाँ पे फैलाना चाहता है, या इंसर्जेंसी कर रहा है, या कुछ इलीगल एक्टिविटी कर रहा है। बिना किसी परमिशन के किसी भी घर को भी सर्च कर सकते हैं जी, सर्च कर सकते हैं। तो ये कुछ स्पेशल पावर हैं, ये जम्मू कश्मीर में भी लागू है अप्सा एक्ट, और कई सारे स्टेट में है, ये जो बॉर्डर एरिया हैं उन पे ही लागू होता है ये। अब बाद में जी एग्रीमेंट हुआ नागा जो पीपल हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ 1997 में सीज फायर एग्रीमेंट हुआ, मतलब युद्ध विराम, की भाई साहब आप रुक जाओ, ज़्यादा आतंकवादी मत फैलाओ, यहाँ पे ज़्यादा कुछ झगड़े मत करो, कुछ एग्रीमेंट करते हैं, शांति स्थापित करते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और ये नागा पीपल एक साथ आए। नागा पीपल ने जब तक यहाँ पे एक और ऑर्गेनाइजेशन बना ली थी जिसका नाम है NSCNIM, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इसकी फुल फॉर्म है। और IM इसलिए लगाया कि 2 पीपल थे, इनके लीडर थे, उन लीडर के नाम पे रख दिया, एक का नाम इसाक और एक का मुइवा, इसाक मुइवा। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली, ये ऑर्गेनाइजेशन आई और सेंट्रल गवर्नमेंट साथ में आई, 1997 में एग्रीमेंट हुआ। और इस एग्रीमेंट में जो और भी 7 डिफरेंट नागा ग्रुप थे, नागा ने और भी ग्रुप बना रखे थे, नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप, ये भी एक साथ आए और इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ये बातचीत की। और फिर इन्होंने जी एक सेपरेट टॉक हुई 2017 में भी, इसको मिला के, ये जो पॉलिटिकल ग्रुप है इनको और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके, और यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट एक साथ आई। सेंटर ने एक फिर 2015 में एक एग्रीमेंट साइन किया था जी, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, जो NSCNIM जो ऑर्गेनाइजेशन है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने साथ में किया। और ये सेम पोजीशन जो यहाँ का जो ग्रुप है जी, ये नेशनल नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप, ये हैं, इनके साथ 2017 में ये एग्रीमेंट फिर साइन किया पीस एस्टेब्लिश करने के लिए। ये क्या है, स्पेशल, कोई मतलब अलग स्टेट की डिमांड ना करें कि इन्हें स्पेशल राइट दिए जाएं, कुछ अधिकार दिए जाएं, क्योंकि ये क्या है, इनकी डिमांड ये है, ये चाहते हैं इनका सेपरेट नेशनल नागा फ्लैग हो, मतलब इनका अलग से झंडा हो, जैसे इंडिया का झंडा, इनका अलग से झंडा हो, फ्लैग हो, इनका अलग से संविधान हो, कॉन्स्टिट्यूशन, ये चाहते हैं ये। लेकिन ये डील ना फाइनल अभी हो नहीं पाई है और अभी इम्प्लीमेंट भी नहीं हो पाया है, जो 2017 में 2015 में ये एग्रीमेंट हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट और इनके साथ, तो अभी चल रहा है इशू इनका। चलते हैं नेक्स्ट पे, यही था इसके बारे में। व्हाट इज़ द बीड मॉडल ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस महाराष्ट्र इज़ पुशिंग फॉर। अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बोला है कि जो बीड मॉडल है क्रॉप इंश्योरेंस का, कि फसलों का जो बीमा किया जाता है ना, किसान की फसलों का बीमा, जैसे किसान की फसल का बीमा करा लिया किसान ने, अब उसकी किसान की फसल मान लो ओले पड़ गए या कोई तेज़ बारिश आ गई, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गई जी, पानी नहीं मिला, उसकी फसल ख़राब हो गई, अब उसका बीमा हुआ पड़ा है, जितने की फसल थी वो बीमा कंपनी जिसने बीमा किया है वो इसे पैसा देगी इतनी जितने की कीमत है फसल की। तो ऐसे जो एक बीड डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, वहाँ पे एक मॉडल, एक तरीका अपनाया है क्रॉप इंश्योरेंस के लिए, फसलों का बीमा करने के लिए। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यही कहा है कि पूरे स्टेट में लागू करेंगे हम इस मॉडल को, जो ये प्लान बीड डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट किया है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यही कहा है पूरे स्टेट में बीड मॉडल को इम्प्लीमेंट किया जाए। और ये बीड मॉडल में जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है,
ये इसी के अंदर है जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चला रखी है जी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि किसान की जो फसलें हैं, क्रॉप हैं, उनका इंश्योरेंस किया जाए, बीमा किया जाए। अगर मान लो फसल ख़राब हो जाए पानी की कमी की वजह से, या बाढ़ आने की वजह से, या मान लो जी ओले पड़ जाएं, ज़्यादा बारिश हो जाए, या कोई साइक्लोन आ जाए उससे फसल ख़राब हो जाए, तो किसान को उसकी कीमत दी जा सके। अब ये बीड मॉडल है क्या जी, जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बोल रहे हैं। ये बीड मॉडल ये है, एक तो जी बीड डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पे, महाराष्ट्र का मराठवाड़ा रीजन है, डॉट पॉन रीजन है, यहाँ पे ज़्यादा सूखा पड़ती है, बारिश बहुत ही कम होती है यहाँ पे। ये डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र की। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे लगभग हर साल किसानों की फसल ना खराब हो जाती थी, और ख़राब होने की वजह से जिन बीमा तो हो ही रखा था इनका, तो बीमा कंपनी को क्या है, इन्हें पैसे देने पड़ते थे जितने की फसल ख़राब हुई है। और यहाँ पे कोई एक किसान तो है नहीं जी, लाखों करोड़ों किसान है, फार्मर से। अब सबका बीमा देती थी कंपनी, तो कंपनी को लॉस हो रहा था, कंपनी को लॉस हो रहा था। अब लॉस हो रहा था तो कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई साहब हम तो हर साल इतना ये प्रीमियम देते हैं, मान लो 100 रुपये का प्रीमियम है, और किसान की फसल है मान लो 1000 की, 10,000 या 50,000 इतने की वैल्यू है। अब मान लो इसने प्रीमियम जो लिया, प्रीमियम होता है, प्रीमियम क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है ये देखो पहले आप। प्रीमियम होता है जब भी मान लो आपने मान लो बैंक से पैसे उधार लिए, तो बैंक से पैसे जब बोरो करोगे, लोन लोगे, तो आप कुछ किस्त भरते हो, हर महीने या हर साल की किस्त भरते हो, उसे बोलते हैं इंग्लिश में इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट। और अगर जब आप बीमा कराते हो, तो बीमा कराने के लिए भी जो बीमा कंपनी होती है, इंश्योरेंस कंपनी है, इस पे बीमा कराओगे आप, मान लो आप कराओगे जी 1,00,000 रुपये का बीमा, आप बीमा करा रहे हो 1,00,000 रुपये का, तो इसका कहता है कि आप हमें सिर्फ क्या है कि आप हमें किस्त में मान लो सिर्फ 10,000 रुपये दे दो। और मान लो आपने कराया फसल का बीमा, फसल का बीमा, तो आपकी फसल ख़राब होगी तो हम आपको 1,00,000 रुपये दे देंगे, ऐसा बीमा कंपनी बोलती है। और इसके लिए वो कहती है आप हमें किस्तों में दे दो, किस्तों में, इंस्टॉलमेंट में। जो इंस्टॉलमेंट में मान लो इसकी 100-100 रुपये किस्त है, या 500-500 रुपये किस्त है जी, 500 पर मंथ या कुछ ऐसे, तो 500 जैसे मान लो किस्त जाएगी, 10,000 रुपये देगा, 1,00,000 का बीमा होगा, तो 500 रुपये जो हर महीने इंस्टॉलमेंट जा रही है उसको बोलते हैं किस्त। हिंदी में तो किस्त ही बोलते हैं, इंस्टॉलमेंट, लेकिन यहाँ इंश्योरेंस के टर्म में उसको प्रीमियम बोलते हैं। प्रीमियम है किस्त ही, वो इंस्टॉलमेंट ही, लेकिन अगर इंश्योरेंस की नाम आए तो वहाँ पे उसको प्रीमियम बोल देते हैं, अलग नाम रख दिया, बस है वही किस्त ही। जैसे मान लो आपने बैंक से लोन लिया, किस्तों में आप चुका रहे हो, और इसे इंश्योरेंस आपने लिया जी, आप प्रीमियम दे रहे हो, उसके लिए वर्ड अलग यूज कर लिया प्रीमियम, तो इससे अलग एक कैटेगराइज बन जाता है कि हाँ इंश्योरेंस की बात हो रही है, प्रीमियम की बात हो रही है, प्रीमियम की अगर बात हो रही है तो इंश्योरेंस की बात हो रही है। तो इससे क्या था, जैसे मान लो 10,000 रुपये दे के इसने 1,00,000 रुपये का किया, तो कंपनी क्या करती है, इंश्योरेंस कंपनी, मान लो जैसे आपने बीमा कराया, अपना लाइफ इंश्योरेंस कराया कि आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपको इतने रुपए मिल जाएंगे, या फिर आपकी मृत्यु नहीं होती है, मान लो 1,00,000 रुपये का बीमा कराया, 1,00,000 रुपये आपके मरने पे मिल जाएंगे। आपकी मृत्यु नहीं हुई तो मान लो 20 साल का कुछ ऐसा कुछ टाइम पीरियड होता है कि उतने के बाद जो आपने रकम जमा की है, मान लो 10,000 रुपये जमा किए हैं आपने, और 1,00,000 का आपको कंपनी देगी, सिर्फ आपको 10,000 जमा करने हैं। तो 10,000 जो आपने जमा किए ना, अगर 20 साल में मान लो आपकी मौत नहीं हुई, तो 10,000 जो दिए उस पर जितना भी लोन पे ब्याज बनेगा, ब्याज बनेगा जो आपने 10,000 रुपये कंपनी को दिए, इंश्योरेंस कंपनी को, 10,000 पे ब्याज के साथ आपको पैसा लौटा दिया जाएगा 20 साल के बाद, अगर आपकी मृत्यु नहीं हुई, ऐसा कुछ बीमा होता है। तो अब इस फसल में कैसे हुआ, फसलें सारी खराब हो गई, और किसान यहाँ पे लाखों करोड़ों किसान हैं, मान लो उन्होंने 50,000 का बीमा कराया, तो कंपनी को तो लॉस हो गया, इन्होंने मान लो सिर्फ 5,000 रुपये भरे प्रीमियम के, और 50,000 रुपये मिल गए इन्हें, तो लॉस किसका हुआ है, कंपनी का। कंपनी तो ये चाहती है कि भाई साहब ज़्यादा से ज़्यादा क्या लोगों की फसल ख़राब ही ना हो, तो इन्हें पैसा देना ही नहीं पड़ेगा, इन्हें पैसा वापस देना ही नहीं पड़ेगा, या देना पड़ेगा तो बहुत कम देना पड़ेगा, समझ गए, तो या देना ही नहीं पड़ेगा। तो लेकिन इनको, कंपनी को नुकसान हो रहा था, क्योंकि फार्मर्स की जो फसलें ख़राब हो रही थी। अब इसलिए बीड मॉडल ये अपनाया गवर्नमेंट ने, इसका एक सॉल्यूशन निकाला। अब इंश्योरेंस कंपनी ने तो हाथ खड़े कर दिए, बोल दिए भाई साहब हम नहीं इंश्योरेंस करेंगे यहाँ के लोगों का, क्योंकि इनकी तो सारी फसल ख़राब ही हो जाती है, हमारा लॉस हो जाता है। तो इसलिए एक मॉडल अपनाया यहाँ पे गवर्नमेंट ने, बीड डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनी को अट्रैक्ट करने के लिए कि यहाँ पे बीमा करें, क्या तरीका अपनाया, जो फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसी की गाइडलाइंस को यूज किया।
इसी की गाइडलाइंस को यूज़ किया और वहाँ के स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसने एक प्लान बनाया। इसके अनुसार, नई गाइडलाइंस के अनुसार, जैसे मान लो फसल मान लो खराब हो गई, फसल खराब हो गई तो 50,000 का बीमा करवाया और 5,000 रुपये भरे, मान लो किसान ने 5,000 रुपये भरे, 5,000 रुपीज़ भरे और 50,000 का बीमा था, तो जितना प्रीमियम दिया सिर्फ उसका ही 110% कंपनी देगी अगर फसल खराब होगी। तो उसे जैसे मान लो जितना कम, जैसे फसल की वैल्यू थी 50,000, इतनी नहीं देगी अब, सिर्फ जितना प्रीमियम भरा आपने, जितनी किस्त भरी है ना, मान लो 5,000 रुपये भरे हैं, इसका ही 110% देगी जी, 110% निकाल लेंगे इसी का, इतने रुपये देगी जो कोई भी कंपनी होगी। और मान लो इससे ज़्यादा, अगर इससे ज़्यादा एक्सीड करता है कंपनसेशन, कंपनी को ज़्यादा देना पड़ता है मान लो इससे 110% से भी, तो स्टेट गवर्नमेंट देगी किसान को वो पैसा, इंश्योरेंस कंपनी को नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, अगर मान लो कंपनसेशन लेस है, अगर किसान की फसल खराब ही नहीं हुई, अगर किसान की फसल खराब नहीं हुई तो प्रीमियम वापस देना नहीं पड़ेगा कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को। उस टाइम में क्या है, जितना भी प्रीमियम आपने कलेक्ट किया किसान को तो देना नहीं है, सिर्फ उसका क्या है, इंश्योरेंस कंपनी 20% अमाउंट अपने पास रखेगी। जैसे मान लो जी 100 रुपये किसान ने दिए, अब इसका 20% यानी कि 20 रुपये अपने पास रख लेगी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को चलाने में भी तो खर्चा आता है ना, इसका 20 रुपये अपने पास रख लेगी, बाकी का 80% स्टेट को दे देगी, स्टेट गवर्नमेंट को, बाकी का रेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट को दे देगी, रीएम्बर्स कर देगी, वापस दे देगी। अब इससे क्या होगा, इफेक्ट्स क्या पड़ेंगे, प्रभाव स्टेट गवर्नमेंट को, इससे ये होगा नॉर्मल सीजन में जब भी फार्मर्स की फसल मान लो खराब नहीं होगी, बहुत कम लॉस होगा, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या है, मनी वापस आ जाएगी और इस फंड को फॉलोइंग ईयर में यूज कर सकता है। जैसे किसान की फसल खराब नहीं हुई, इंश्योरेंस कंपनी को देना नहीं पड़ा किसान को प्रीमियम, और फिर ये सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा, 80% देगा, और 80% देगा तो ये जो फंड आ जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास, फिर इसे मान लो अगले साल यूज कर सकता है। अगले साल मान लो किसान की फसल खराब हो जाए तो अगले का साल किसान की फसल के पैसे देने के लिए इस फंड को यूज कर सकता है, इस मनी को। और इससे कंपनी को फ़ायदा क्या होगा, कंपनी को 20% का तो फ़ायदा हो रहा भाई साहब, 20% तो मिल रहे हैं, तब तो उसको नुकसान ही हो रहा था सारा का सारा, कि जैसे मान लो सारी किसान की फसल खराब हो गई और तो उसे सारा पैसा देना पड़ता था, अब सिर्फ 110% ही देना पड़ेगा प्रीमियम का, क्योंकि 110% का क्या, उससे ज़्यादा तो जितना ही पैसा आएगा कंपनी के पास, इतना तो वो ब्याज पे उठा के कमा लेगी उससे पैसा कंपनी इतने दिन तक, तो इसको कम देना पड़ेगा अगर लॉस भी होगा, लॉस नहीं होगा तो फिर भी 20% का फ़ायदा हो रहा कंपनी का। तो इसलिए ये मॉडल यहाँ पे कारगर रहा। अब स्टेट गवर्नमेंट के पास भी क्या है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी रहेगी कि वो क्या है, एक्सट्रीम सिचुएशन में अगले साल अगर लॉस हो जाए तो जो पैसा वापस आएगा कंपनी का 80% उसे यूज कर सकती है। अब गवर्नमेंट क्यों पुश कर रही है कि इंटायर स्टेट में ये लागू हो, गवर्नमेंट इसलिए कर रही है कि एक तो सोर्स ऑफ फंड होगा, अनदर सोर्स ऑफ फंड होगा ये, कि जैसे बीड मॉडल में क्या है, कंपनी को भी प्रॉफिट हो रहा था और उसका जो प्रॉफिट हो रहा था बहुत ज़्यादा, जैसे मान लो अगर उसे लॉस हुआ किसान को तो देना पड़ता था प्रीमियम, अगर नहीं हुआ, क्रॉप खराब नहीं हुई तो उसे प्रॉफिट ही सारा होता था, तो इससे कंपनी का प्रॉफिट भी घटेगा। नेक्स्ट स्टेट गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा क्योंकि उसके पास फंड आएगा लौट के, और इससे स्टेट गवर्नमेंट का बर्डन भी रिड्यूस होगा। कैसे, जो उस पर फंड लौट के आएगा उसे फॉलोइंग ईयर में यूज कर सकती है। अब ये पढ़ते हैं जी, इतना ही था बीड मॉडल। बीड मॉडल के बाद पढ़ते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है क्या। ये 2016 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च करने का मतलब था स्टार्ट की, ताकि जो फार्म लॉस है, किसानों को नुकसान होता है उसका इंश्योरेंस किया जा सके, जो वेदर के हिसाब से होता है, मौसम के हिसाब से, बारिश हो गई, बाढ़ आ गई, कहीं पे ड्रॉट पड़ गई। इसमें क्या है, 1.5% से लेके 1.5% से लेके 2% तक का प्रीमियम भरना पड़ता है फार्मर्स को, बाकी का सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर भरती है। इसमें सेंट्रल स्कीम है जी, इम्प्लीमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती है इसको, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट करता है स्टेट का। फसल जो बीमा योजना, इसका नेक्स्ट वर्जन और लॉन्च कर दिया है गवर्नमेंट ने, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2.0। इसमें क्या है नेक्स्ट वर्जन में, देखो पहले किसान को कुछ फसलों का मैंडेटरी था कि उनका बीमा कराना ही पड़ेगा, लेकिन अब इसमें सेकंड फेज में ये कर दिया, वॉलंटरी कर दिया कंप्लीटली। वॉलंटरी का मतलब किसान चाहे तो अपनी मर्जी से वो अपना बीमा करा सकते हैं या नहीं करा सकते, उनकी मर्जी है किसान की। तो ये खरीफ सीजन स्टार्ट हुआ था जून से, खरीफ सीजन 2020 से, तब से स्टार्ट कर दिया 100% वॉलंटरी अब ये फसल बीमा योजना स्कीम, कि किसान चाहे तो बीमा करा सकता है, नहीं तो नहीं करा सकता, उसकी अपनी मर्जी है। सेंट्रल सब्सिडी की लिमिट रख दी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी सब्सिडी देगी प्रीमियम में कि अगर मान लो कोई अनइरिगेटेड एरिया है जहाँ पे फसल को
सिंचाई देने के लिए, पानी लगाने के लिए कुछ पानी की उपलब्ध नहीं है, नहर नहीं है वहाँ पे, पानी की वहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, तो 30% प्रीमियम देगी उस एरियाज़ के लिए। और अगर कोई ऐसा एरिया जहाँ पे पानी की उपलब्धता है, इरिगेशन के लिए फैसिलिटी है, तो वहाँ पे जो फसल उगाई जाएंगी उन क्रॉप के लिए 25% का प्रीमियम सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, बाकी का स्टेट गवर्नमेंट और फार्मर देंगे। अब इसमें जी फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है स्टेट को, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी। कैसे? जो गवर्नमेंट है उसने स्टेट और यूटी को फ्लेक्सिबिलिटी दे दी, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए, कि वो क्या है अपने हिसाब से अगर कोई एडिशनल रिस्क ऐड करना चाहे कर सकती है। जैसे मान लो फसल ख़राब हो जाए, किसकी? किसान की। मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया रखा कि मान लो ज़्यादा बारिश हो गई, उससे फसल ख़राब हुई, तो ज़्यादा बारिश से ख़राब होगी तो किसान को इस पे पैसा दिया जाएगा, फसल ख़राब हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कुछ पावर दे दी कि आप क्या है कुछ मान लो कोई और क्राइटेरिया ऐड करना चाहो तो भी कर सकते हो। जैसे मान लो कुछ जंगली जानवर घुस जाते हैं क्रॉप में और वो सारी फसल ख़राब कर देते हैं, इससे ये इंक्लूड नहीं था मान लो पहले, तो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो ये इंक्लूड कर सकती है कि मान लो जंगली जानवर घुस के मान लो आगे और उनकी किसान की फसल ख़राब कर दी, तो इसके लिए भी नुकसान दे सकती है, मतलब प्रीमियम दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट, ये इंक्लूड कर सकती है। तो ये सारी फैसिलिटी दे सकती है। या पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो होते हैं, मतलब किसान की फसल कटने के बाद कोई नुकसान होता है किसान को, उसके लिए प्रीमियम देना, तो ये सारा कुछ इंक्लूड करना तो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में कर दिया अभी। नेक्स्ट है पीनलाइजिंग पेंडेंसी। अगर मान लो स्टेट गवर्नमेंट पैसा जारी करने में, किसान को पैसा जारी करने में लेट करती है तो उसे सज़ा भी मिलेगी, पीनलाइज किया जाएगा, पेनल्टी लगेगी। अगर 31 मार्च से पहले नहीं करेगी रिलीज फंड किसानों के लिए खरीफ सीजन के लिए, खरीफ सीजन होता है जून से सितंबर में जो फसल बोई जाती है, और 30 सितंबर से पहले रबी सीजन के लिए यानी कि विंटर सीजन में जो सर्दियों में फसल बोई जाती है, 30 सितंबर से पहले उनका प्रीमियम, मतलब जो पैसा मिलता है स्टेट गवर्नमेंट को किसानों के लिए, वो रिलीज़ नहीं करेगी तो पेनल्टी लगेगी स्टेट गवर्नमेंट पे, उसे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है ICE एक्टिविटीज़ में इन्वेस्टिंग। जैसे मान लो जो भी कंपनी बीमा कर रही है, इंश्योरेंस कर रही है, और जितना भी उसे प्रीमियम मिल रहा है उसका 0.5%, जैसे 100 रुपये मिल रहे हैं तो 0.5% यानी कि आधा पैसा, 1 रुपया से आधा 100 में से, ये अपने प्रीमियम का 0.5% खर्च करेगी किस पे? इन्फॉर्मेशन के लिए, एजुकेशन के लिए, कम्युनिकेशन एक्टिविटी के लिए, मतलब किसानों को जागरूक करने के लिए कि भाई साहब ये आप करो, फसलों के लिए इन्फॉर्मेशन फैलाना, इसके बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, बीमा के बारे में एजुकेटेड करना, इनके लिए 0.5% अपना पैसा खर्च करेगी इसमें। तो ये भी कर रख दिया है इस फेज में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। चलते हैं नेक्स्ट पे, इतना ही था इसमें। नेक्स्ट है UNDP रिपोर्ट ऑन हिंदू कुश हिमालयन माउंटेन। UNDP आपको पता है यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसने एक रिपोर्ट जारी की है, हिंदू कुश और हिमालयन माउंटेन है, ये पहाड़ियाँ जी हिंदू कुश की और हिमालयन की, ये देखो जी पहाड़ियाँ, ये हिंदू कुश की यहाँ पे और ये हिमालय पूरा, ये यहाँ पे 7-8 स्टेट में लगभग इसका एरिया है जो वो ये कवर करता है, ये एरिया कवर करता है। ये पाकिस्तान में है जी, यहाँ पे पाकिस्तान अफगानिस्तान में हिंदू कुश माउंटेन। ये इसके अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट जारी की है UNDP ने, इसने रिपोर्ट में कहा है, इसका नाम रखा है रिपोर्ट का पहले तो मेल्टिंग ग्लेशियर्स थ्रेटन्ड लाइवलीहुड्स कन्फ्रंटिंग क्लाइमेट चेंज टू सेव द थर्ड पोल, ये रिपोर्ट का नाम है। इस रिपोर्ट में क्या है, ये रिपोर्ट का नाम तो आपको याद नहीं रहने वाला, करना भी नहीं है, बस ये याद रखना है इस रिपोर्ट में क्या कहा है। इसमें कहा है कि यहाँ पे लगभग 2/3 जो आइस है, यहाँ पे जो बर्फ़ जमी हुई है, ग्लेशियर्स हैं यहाँ पे माउंटेन्स पे, हिल पहाड़ियों पे, वो ग्लेशियर 2/3 ग्लेशियर 2100 तक आते आते पिघल जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। मतलब जैसे अभी 2021 चल रही है, अब 2022 आएगा, 23 आएगा, फिर 2099 2099 आएगा, फिर 2100 जब आएगा, इस साल तक आते आते 2/3 तक जो आइस जमी हुई है बर्फ़, ये पिघल जाएगी। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को नुकसान होगा, उन्हें फूड के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम देखनी पड़ेंगी, फूड शॉर्टेज की, वाटर शॉर्टेज की, मतलब खाने की कमी हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी लगभग 2 बिलियन पीपल के लिए, तो ये सब कुछ देखने को मिलेगा। ये जो ग्लेशियर को मेल्टिंग हो रही, मतलब जो हिंदू कुश माउंटेन में, हिमालयन माउंटेन में जो ग्लेशियर की मेल्टिंग होगी, ये बर्फ़ जो पिघलेगी, उसके कारण क्या है? कारण ये है एंथ्रोपोजेनिक मॉडिफिकेशन। एंथ्रोपोजेनिक का होता है जी मैन मेड, आदमी के द्वारा जो कुछ एक्टिविटी की जाती है। एटमॉस्फेयर में आपको पता है ग्रीन हाउस गैस ज़्यादा बढ़ रही है, इंडस्ट्री वगैरह ज़्यादा लगा रहे हैं, व्हीकल से पॉल्यूशन होता है, कार गाड़ियों से, तो इनकी वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। नेक्स्ट है
वेदर पैटर्न में डिस्टर्बेंस आ रहा है, किसकी वजह से? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अब ये ग्रीन हाउस गैस ज़्यादा निकल रही है तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसकी वजह से आपको पता है कहीं पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, कहीं पे बिल्कुल नहीं हो रही है। तो ये इवेंट चेंज हो रहे हैं, कहीं पे टेम्परेचर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, कहीं पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो ये वेदर में जो मौसम है उसमें अनबैलेंस हो रहा है एक तरह से। नेक्स्ट है चेंजेस इन ग्लेशियर वॉल्यूम, जो ग्लेशियर है उनकी वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, मतलब पिघल रहे हैं। और अर्बनाइजेशन आ रहा है जी, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा शहरीकरण बढ़ रहा है जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज ज़्यादा लग रही हैं, वहाँ पे रोड किए जा रहे हैं जिनसे वाटर जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो अफेक्ट हो रही है, और भी सारे जो नेचुरल इवेंट है उन पे अफेक्ट हो रहा है। अब इनसे इम्पेक्ट क्या पड़ेगा? अगर ग्लेशियर मेल्ट हो जाएंगे तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? इससे क्लाइमेट चेंज हो सकता है, मानसून का जो पैटर्न है उसको वो चेंज हो सकता है। जैसे मान लो अभी जून से सितंबर में बारिश होती है, इसका चेंज हो जाए, मान लो फिर वो जुलाई से अगस्त के बीच में 2 महीने ही बारिश हो, या और चेंज हो जाए मार्च से अप्रैल के बीच में बारिश हो, मानसून सीज़न आए, तो ऐसा कुछ चेंज देखने को मिल सकता है इससे। नेक्स्ट क्या हो सकता है? जो 10 मेजर सिस्टम है यहाँ पे, 10 मेजर रिवर सिस्टम, उनके बेस पे जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं, मतलब रिवर के पानी को, नदी के पानी को खेती करने के लिए यूज किया जाता है। और अगर ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो ग्लेशियर में क्या है, पानी क्या होगा, बढ़ जाएगा, लेकिन पानी एक बार तो बढ़ेगा लेकिन बाद में ये समुद्र में चला जाएगा, ओशंस में, तो फिर पानी बचेगा नहीं। फिर जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है उन पर प्रभाव पड़ेगा। पानी कहाँ से लाओगे, फसल कहाँ से उगाओगे, फसल नहीं उगेगी तो खाना कहाँ से लाओगे, खाना कहाँ से खाओगे, खाना नहीं खाओगे तो भूख से मर जाओगे। तो इतने सारे इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। दूसरा, ड्रिंकिंग वाटर कहाँ से लाओगे जी, पीने का पानी कहाँ से लाओगे? ग्राउंड वाटर का टेबल है वो भी नीचे चला जाएगा, ग्लेशियर में भी पानी नहीं बचेगा तो कहाँ से लाओगे? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कैसे करोगे, बिजली कैसे बनाओगे? नेक्स्ट होगा सोशियो इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन, ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट होगा जी, ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट का होगा और डिस्ट्रप्शन होगा, मतलब जहाँ पे पानी मान लो ज़्यादा बढ़ जाएगा, बाढ़ आएगी, वहाँ से लोग चले जाएंगे, या जहाँ पे सूखा पड़ेगी लोग माइग्रेट कर जाएंगे दूसरे दूसरे प्लेस पे। नेक्स्ट है जी, रिकमेंडेशन क्या दिया है इसमें, सिफारिश क्या की है यूएनडीपी ने कि इनको रोका जाए तो क्या करना चाहिए? इसको इसको ग्लेशियर मेल्ट को रोका जाए तो करना चाहिए कि जो फॉसिल फ्यूल का यूज है, मतलब जो जीवाश्म ईंधन है, कोल वगैरह यूज करते हैं, पेट्रोलियम यूज करते हैं जो गाड़ियों में कार गाड़ियों में जिनमें प्रदूषण होता है जिनकी वजह से, उनको यूज ना किया जाए, बल्कि एनर्जी ट्रांसपोर्ट मतलब शिफ्ट किया जाए कि ग्रीन फ्यूल की यूज किया जाए, या इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड बिजली से चलने वाले वाहन यूज किए जाएँ। नेक्स्ट, डाइट में चेंज किया जाए, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस चेंज की जाए, ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करें जो नेट जीरो इमिशन को अचीव कर सकें, यानी कि ग्रीन हाउस गैस जितनी निकल रही हैं, जितना पॉल्यूशन हो रहा है उसको एब्जॉर्व किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा के या कोई टेक्नोलॉजी लगा के, स्मोक टावर लगा के, ऐसे टेक्नोलॉजी यूज करके जितना इमिशन हो रहा है, यानी कि जितना कार्बन इमिशन हो रहा, पॉल्यूशन हो रहा, उतना ही एब्जॉर्व कर सके। नेट जीरो का मतलब ये है, मतलब जितना इमिशन किया जाए उतना ही एब्जॉर्व कर लें, समझ गए? इसका मतलब ये नहीं है कि नेट जीरो का बिल्कुल जीरो ही इमिशन हो, ना ना, जितना इमिशन करें, कार्बन इमिशन हो, पॉल्यूशन हो, उतना ही एब्जॉर्व कर लें, सोख लें। नेक्स्ट है जो इम्प्रूव डेटा इन्फॉर्मेशन वगैरह, मतलब यहाँ का जो डेटा है उसको इम्प्रूव करें, इन्फॉर्मेशन हो सबकी, वार्निंग सिस्टम, अर्ली वार्निंग सिस्टम हो, मान लो कोई वेदर में चेंज आने वाला है, बारिश बहुत ज़्यादा चेंज आने वाली, मान लो बारिश होने वाली है, तो इसका वार्निंग सिस्टम एक अच्छा डेवलप हो। अब ये जो हिंदू कुश माउंटेन है ये कहाँ तक फैली हुई है ये और देख लो, हिंदू कुश और हिमालयन माउंटेन दोनों, ये कहाँ 8 कंट्रीज़ में है, अफ़गानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान। ये वर्ल्ड में जी थर्ड लार्जेस्ट स्टोरेज ऑफ फ्रोजन वाटर। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है और आर्कटिका जो ओशियंस है उसको छोड़ के तीसरे नंबर पे आता सबसे ज़्यादा बर्फ़ यहाँ पे जमी हुई है हिंदू कुश और हिमालयन माउंटेन के पास, इसलिए इसको थर्ड पोल भी बोलते हैं, वर्ल्ड का थर्ड पोल। जैसे पोल आपको पता है ना अर्थ के, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, तो इन पोल के पे बर्फ़ जमती है, और एक बर्फ़ यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जमती है हिंदू कुश और हिमालयन माउंटेन पे। कश्मीर वगैरह में आपने देखा होगा सियाचिन ग्लेशियर है, जमती है बर्फ़, तो इसको थर्ड पोल भी बोलते हैं इसलिए। तो यही थे आज के टॉपिक। अब हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, आपको बताना अशोका का जो पर्सनल नाम था वो कौन से एडिक्ट में मिला, उसका पर्सनल नाम अशोका का, जो अशोका सम्राट थे मौर्यन काल के, मौर्यन एम्पायर के, कौन से एडिक्ट में मिला? एडिक्ट का मतलब जी लिटरेचर है, मान लो बुक मान लो, या कुछ इंस्क्रिप्शन मान लो, कुछ भी मान लो आप। इंस्क्रिप्शन का मतलब पत्थर पे कुछ मान लो लिखा हुआ है, ऐसे कौन से एडिक्ट में मिला? कलिंगा में, कालसी में, रुमनीदेही में, या मस्की में? ये मिला है मस्की में, डी आंसर हो जाएगा करेक्ट। ये मस्की कर्नाटक में इंस्क्रिप्शन मिला था जिसपे अशोका का नाम लिखा हुआ था, पर्सनल नाम। पर्सनल नाम क्या था अशोका का? वो था
देवनम देवनम प्रियदसी, देवनम प्रियदसी नाम था अशोका का। अशोका का प्रियदसी नाम था किसका? अशोका का। मस्की ये इंस्क्रिप्शन में या एडिक्ट में मिला था। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वर डिसकंटेंट अमंग स्पॉयज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ये बताना है कि ब्रिटिश जब रूल था 1857 की क्रांति हुई थी, जो सिपाहियों ने विद्रोह किया था उनका क्या कारण थे, क्या डिसकंटेंट था, मतलब किस बात से वो असंतुष्ट थे ब्रिटिश गवर्नमेंट की। ये बताना है कौन कौन से रीजन थे आपको, मतलब 1857 की क्रांति जो हुई थी, जो सिपाही थे उनके क्या रीजन थे, करेक्ट बताना जी कौन कौन से रीजन थे जिनकी वजह से उनमें असंतुष्टि फैली ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। पहला कह रहा है जो भारतीय सिपाही थे, इंडियन सिपाही, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था रेशियली, रेस के नाम पे, नस्ल के नाम पे, और प्रमोशन भी नहीं किया जाता था उन सोल्जर का, और भी प्रिविलेज नहीं दिए जाते थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सोल्जर होते थे उनको दिए जाते थे, वो इंडियंस जो सिपाही होते थे उनको नहीं दिया जाता था। नेक्स्ट है जो जनरल सर्विस होती थी, जनरल सर्विस जो फॉरेन सर्विस होती थी या जनरल सर्विस होती थी, एक्स्ट्रा जो सर्विस कराते थे, एक्स्ट्रा काम कराते थे सिपाहियों से, उसके लिए अलग से अलाउंसेस नहीं देते थे, मतलब भत्ता नहीं देते थे, पैसा मनी अलग से नहीं प्रोवाइड करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट। नेक्स्ट है जो कंपनीज की आर्मी थी उसकी जो कंडीशन ऑफ सर्विस थी और जो कंटोनमेंट्स की जो सर्विस थी, कंडीशन ऑफ सर्विस, वो उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ किसकी वजह से? रिलीजियस बिलीफ की वजह से, मतलब उनके साथ पक्षपात हो रहा था जी, प्रीजुडिस, यानी कि धार्मिक उनकी धार्मिक जो बिलीफ है उनको एक तरह से ठेस पहुंचाई जा रही थी। तो आपको बताना है करेक्ट कौन सा है, पहला दूसरा, पहला तीसरा, दूसरा तीसरा, या ऑल ऑफ दी अबव। देखो ये सारे के सारे ही रीजन थे जिनकी वजह से सिपाही ने मूटनी की, यानी कि विद्रोह किया ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और जो जिसे हम 1857 की क्रांति भी बोलते हैं, रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो डी आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट बताना आपको इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इनमें कौन कौन से, मतलब जो बिजली से चलने वाले इक्विपमेंट होते हैं, जैसे आपके घरों में होंगे जी बिजली से चलने वाले इक्विपमेंट, ऐसे इक्विपमेंट में क्या क्या कौन कौन सी मेटल होती हैं आपको ये बताना है। कॉपर से कुछ ऐसी मेटल बनी, मतलब कॉपर से कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट बने होते हैं क्या बिजली के, जो बिजली से चलते हैं? सिल्वर, गोल्ड, मैग्नीज, क्रोमियम, जिंक, कौन से जी? आपका आंसर है 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, 1 4 5 6, या ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ बिल्कुल डी करेक्ट आंसर है, सारे के सारे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स से बने होते हैं। किसी किसी इंस्ट्रूमेंट में जिंक होता है तो किसी में क्रोमियम मैग्नीज यूज होता है, किसी में सिल्वर कॉपर गोल्ड भी यूज होता है, सारे यूज होते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में। नेक्स्ट आपको बताना है कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट ऐसे कौन से हैं जिनमें टाइगर रिजर्व नहीं है, एक भी टाइगर रिजर्व नहीं है? असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। आपके ऑप्शन है 2 4 2 2 3 4 या 1 2 4। देखो जी आपको पता है असम में तो है, कई बार हमने पढ़ा है, अरुणाचल प्रदेश में भी है, इसको हटा दो, दो दो है, पहले तो तीन काट दो, कहाँ पे तीन एक में ही है, एक कहाँ पे वो काट दो, अब बचे ये दो, तो 2 और 4 और 2, तो इन दोनों में ही नहीं है, ना नागालैंड में ना मणिपुर में, इनमें नहीं है। ओनली 3 स्टेट्स में है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में टाइगर रिजर्व। पहला है असम, असम में 4 हैं टाइगर रिजर्व, मानस, नमेरी, काजीरंगा, औरंग। अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा, पक्के पक्के को पखुई भी बोलते हैं, पखुई टाइगर रिजर्व, और कामलेंग। मिजोरम में एक है डंपा टाइगर रिजर्व। ये सिर्फ 3 स्टेट हैं जिनमें टाइगर रिजर्व में, बाकी के स्टेट में नहीं है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं आपको करेक्ट बतानी है। पहली स्टेटमेंट कह रही है कुछ सालों में क्या है, जो एडिबल ऑयल का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ है, और इसकी जो डिमांड है ओनली अराउंड 10% ऑफ इस डिमांड मेज थ्रू इस इम्पोर्ट, मतलब जो इम्पोर्ट जो हम आयात करते हैं दूसरे देशों से, सिर्फ 10% ही हम, जितनी हमारी डिमांड है 10% ही हम आयात करते हैं, और इसका प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है कुछ सालों में एडिबल ऑयल का। एडिबल ऑयल मतलब खाने वाले तेल, जैसे सरसों का तेल हो गया, सोयाबीन का, पाम ऑयल हो गया, तिल का तेल हो गया, ऐसे। नेक्स्ट स्टेप, जो पाम ऑयल है ये सबसे ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं एडिबल ऑयल में बाहर देशों से। नेक्स्ट बोल रहा है स्टेटमेंट, जो मेजर सोर्स है पाम ऑयल का वो अर्जेंटीना और ब्राज़ील से करते हैं। तो आपको बताना है क्या ये सही है कि इंडिया अर्जेंटीना और ब्राज़ील से पाम ऑयल इंपोर्ट करता है, आयात करता है? आपका स्टेटमेंट है 1 2, 2 ओनली, 1 3 या 2 3। देखो भाई साहब पहला बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं डिक्रीज हुआ है और डिमांड
इसमें कह रहा है 10% तक डिमांड करते हैं इंपोर्ट से, बल्कि ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। तो ये गलत हो जाता है, पहला जहाँ जहाँ काट दो। दूसरा बिल्कुल सही है, ये सबसे ज़्यादा हम पाम ऑयल ही मंगाते हैं, जितने भी खाने वाले तेल हैं इंपोर्ट करते हैं। और लेकिन तीसरा गलत है, क्योंकि अर्जेंटीना ब्राज़ील से सोयाबीन ऑयल मंगाते हैं हम। इंडिया सोयाबीन ऑयल मंगाता है, सोयाबीन का तेल। ये पाम ऑयल सबसे ज़्यादा करते हैं इंडोनेशिया वगैरह से। इंडोनेशिया कंट्री है, और इसके पास मलेशिया और इंडोनेशिया कंट्री है, जो ये मैप में देख सकते हो आप। ये आपके यहाँ पे इंडोनेशिया है और ये मलेशिया, यहाँ से इंपोर्ट करता है इंडिया, यहाँ शिप के जरिए, ये रहा, यहाँ से डायरेक्ट जाता है। और ये अर्जेंटीना और ये ब्राज़ील और यहाँ पे ये अर्जेंटीना है। यहाँ से जी ये इंडिया करता है, क्या इंपोर्ट करता है? सोयाबीन। समझ गए? ये आपको याद रखना है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है? ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा, ओनली 2 करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट नहीं है जी, इतना ही था आज के क्वेश्चन भी। तो समाप्त हुआ लेक्चर, ज़्यादा लेक्चर लंबा हो गया।